स्टार्टेड। हाँ सर। ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। इनकम टैक्स क्लास में आप सबको स्वागत है सर। आप थोड़ी ना कोई रिपोर्टर हो। अरे चलो सर, मजाक से करते हैं, ठीक है। तो सर, टैक्स में आज एक न्यू टॉपिक होने वाला है। आप लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा फील होने वाला है, क्योंकि जो लोग इतने देर से पीजीबीपी क्लास कर रहा था, उनका दिमाग में पीजीबीपी माथा खराब कर रहा था। पीजीबीपी का ओवरऑल मेन मेन कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर दिया। हाँ, बस एक क्लास रखेंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, और मेरा इच्छा है कि वो ऑफलाइन में हो, ठीक है। सो अगर आप लोग ऑफलाइन ना आ पाओगे तो बहुत अच्छा, जो ऑफलाइन नहीं आ पाएगा वो ऑनलाइन ही जुड़ेगा, नो इशू, ठीक है। सो मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन क्लास बता दूंगा, मैंने प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम टैक्स में। ऐसे तो एग्जाम्पल्स बहुत किए हैं, बट फिर भी एक स्पेशल क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम रिलेटेड होता है ना सर, उसका डिस्कशन तो बनता है, और वो ऑफलाइन में करेंगे। मजा आएगा सर, बहुत मजा आएगा। सनन कब लौटेगा पता नहीं, बट अगर आ जाओगे तो सनन तो जरूर आ जाना सर ऑफलाइन में। अच्छा, ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे सर कैपिटल गेन डिस्कशन, ठीक है। कैपिटल गेन टैक्सेशन। तो कैपिटल गेन में आज बात करेंगे। सबसे पहले तो आप सबको ये बताऊंगा कि जिनको इनकम टैक्स का, जैसे दीपायन को अगर इनकम टैक्स का प्रॉपर आइडिया नहीं है, तो दीपायन को बस इतना बताता हूँ। दीपायन, ये बेसिक्स नहीं है, ऐसे एक बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का डिस्कशन होगा, या फिर अगर आप अभी नहीं होगा तो मैं बैकअप दे दूंगा, फिर बाद में जब करवाऊंगा फिर से कर लेना। तो इनकम टैक्स ना, बेसिकली आप सबको पता है इनकम टैक्स क्या है। एक इन जनरल गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो इनकम टैक्स में मेनली 5 हेड्स होते हैं। जिनको बेसिक्स का आइडिया नहीं है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स में मेनली 5 हेड होता है। 5 हेड माने सर, जैसे वो एक होता है ना सर, कि किसी का 10 माथा है, जैसे कि रावण दशानन कहते हैं। सर एक्चुअली रियलिटी में वो 10 माथा रियल में नहीं है। थोड़ी ना किसी इंसान का 10 माथा होता है। वो एक्चुअली 10 माथा 10 कैरेक्टर को दर्शाता है। माने चरित्र, माथा में जो अलग अलग बुद्धि चलता है ना, उसका अलग अलग कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए उसको दशानन कहा गया। चलो दैट्स अ डिफरेंट इशू। इनकम टैक्स में भी 5 माथा होते हैं। क्या होते हैं सर? 5 हेड्स। उस 5 हेड में से हम लोग आज जिस पर्टिकुलर हेड के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, उस हेड का नाम है कैपिटल गेन टैक्सेशन, ठीक है। तो मैं आपको सेक्शन भी बता रहा हूँ कि ये इनकम टैक्स में किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर इसके बारे में चर्चा है। सेक्शन 45 से लेके 55, ठीक है। मेनली वीवीआईपी चैप्टर है सर। ये जो इनकम टैक्स का सेक्शन है ना, ये सेक्शन बिल्कुल वीवीआईपी सेक्शन है सर। क्यों? आप तो हर चैप्टर को वीवीआईपी बोलते हैं। हाँ सर, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो हर चैप्टर अपनी जगह में वीवीआईपी है ना। मैंने हम लोग अगर ऐसा बात करें कि जो लोग सैलरी में कमाते हैं, मैंने सैलरीड पर्सन जो होते हैं, तो क्या वो कमजोर है क्या? नहीं सर। जो बिजनेस करते हैं वो, उसका इनकम कमजोर है क्या? नहीं सर। जो रेंटल इनकम से खाते हैं, मैंने जिनका इनकम हाउस प्रॉपर्टी को रेंट दे के चलता है, ठीक है। आपके पास घर है, आप दुकान भाड़ा दे दिए, किसी को रहने के लिए रेसिडेंशियल रेंट दे दिए, किसी को कोई छोटा मोटा फैक्ट्री बनाने दे दिए, है ना। हाउस प्रॉपर्टी रेंटल बहुत बड़ा सोर्स है अर्निंग का। इंडिया में काफी लोग इससे इवनिंग इनकम सर। करते हैं। गुड इवनिंग नील, गुड इवनिंग, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है लोगों के लिए, अर्निंग का। तो जितना अलग अलग अर्निंग सोर्स मेन मेन होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर्टिकुलर सोर्स का नाम देके रखा है। जैसे सैलरी के बारे में सेक्शन 15 से 17, जो लोग ऑलरेडी सैलरी जानते हो या कर चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिवाइज करें। जिनका नहीं हुआ है, डोंट वरी, आगे होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से 27 बेसिकली, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था आपसे, कि अगर आप एक, आपके पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाते हो और अपना इनकम बनाते हो, ये भी अच्छा है, ठीक है। सर पैसा से मतलब है। पैसा से मतलब है, बस चोरी नहीं करना है, इलीगल नहीं करना है। सही रास्ते पे जितना मर्जी कमाओ, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, ठीक है। बस चोरी चमारी से बचना है।
ठीक है, धंधा मतलब धंधा करो बट एथिकल धंधा करो, ठीक है, अनएथिकल धंधा नहीं करना है। तो चाहे सैलरीड पर्सन हो, हाउस प्रॉपर्टी इनकम कर रहे हो आप, या फिर पीजीपीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है, सेक्शन 28 से लेके 44 AE, बड़ा लंबा जर्नी था। जो लोग अभी अभी पीजीपीपी कंप्लीट कर लिया, अच्छा जिनका नहीं हुआ वो लोग क्या चिंता करेगा? अरे कोई चिंता नहीं सर, चिंता किसी चीज का नहीं करना है, चिंता बस करना है तो पढ़ाई का चिंता करें कि सर पढ़ाई करना है बहुत। आज का जो एरिया है वो सेक्शन 45 से लेके 55 का एरिया है। सर ये कौन सा एरिया है? ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग इनकम टैक्स का एरिया है, और डिपार्टमेंट को यहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है, और गवर्नमेंट चाहता है कि ये पर्टिकुलर एरिया भी ग्रो करे, जितना अर्निंग ग्रो करे अलग अलग सोर्स से गवर्नमेंट को अच्छा लगता है, ठीक है, बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ क्या सर, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये झरना? नहीं सर, वो वाला गाना नहीं गा रहा हूँ सर। मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट को बड़ा अच्छा लगता है जब लोगों का इनकम बढ़ता है। सर क्या बात करते हो, लेकिन गवर्नमेंट ही तो लोगों का इनकम नहीं बढ़ा पाते। बड़ा कंफ्यूजिंग बात कर लिया मैंने, ठीक है। बड़े अच्छे लगते हैं जब लोगों का इनकम अच्छा होता है, लेकिन गवर्नमेंट ही लोगों का इनकम बढ़ा नहीं पाता। सर दैट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशंस। लेकिन आपको बता दो, ये मतलब कुछ चीजें ना नॉर्मल में लगता है कि नहीं हो रहा है, बट बहुत कुछ हो रहा है। ये डिपेंड करता है देखने वालों के देखने के तरीके से, ठीक है, मैंने देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, ठीक है, जिसको देखना आता है वो देख लेता है, और जिसको चार चश्मा लगा दो फिर भी नहीं समझ में आता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं सर, एक चश्मा दो, दो चश्मा दो, चार चश्मा दो, उनको ऐसा ही लगता है कि जैसे कुछ नहीं देखा, सब कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन जो देखना चाहता है ना, उसको चश्मा हो ना हो वो देख लेता है, इवन आंख हो ना हो तो भी देख लेता है। बिना आंखों से भी देखा जा सकता है सर, किस तरह से देखेगा? आप समझदारों को इशारा काफी है, ठीक है, बिना आंखों से भी देखा जाता है कि इनकम ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। हाँ हो रहा है सर, हाँ ठीक है, हम लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि यहाँ यहाँ होना चाहिए, नहीं हुआ, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, बट इनकम ग्रो कर रहा है। पहले से लोगों का इनकम ग्रो हुआ है। इंडिया 1990s के टाइम का अगर इंडिया देखो और 2023 का इंडिया देखो, तो डिफरेंस बिल्कुल आया है, और वो नजर आ भी रहा है। और इंडिया का लीडरशिप करेंटली जो जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड इंडिया लीडरशिप दिखा रहा है, ये प्रमाण करता है कि इंडिया फाइनेंशियली पहले से स्ट्रांग हुआ है, और इंडिया का फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस और आगे बढ़ने वाला है। और सर इस मैटर का सबसे बड़ा योगदान क्या है? टैक्स रेवेन्यू। इंडिया फाइनेंशियली स्ट्रांग तभी ना हो पाएगा जब इंडिया का रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा होगा। गवर्नमेंट डायरेक्टली इनकम बहुत कम कर पाते हैं सर, क्योंकि गवर्नमेंट खुद बिजनेस तो उस तरह से नहीं करता, जितना भी है वो भी प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाता। तो जिसको गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू का एरिया है ना, जो गवर्नमेंट टोटल अगर जितना भी कमाता है, इनकम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका हार्डली 5% गवर्नमेंट अपने बिजनेस वगैरह से कमाते हैं, सरकारी कंपनीज वगैरह से। बहुत ही लो एरिया है नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो गवर्नमेंट का अर्निंग का सोर्स क्या है? गवर्नमेंट का अर्निंग का सोर्स है बिजनेस इनकम। तो हम लोग अभी कौन से टॉपिक में बात कर रहे हैं? मतलब ये टॉपिक नहीं, आप लोगों के लिए सब्जेक्ट्स है, आप लोगों के लिए सब्जेक्ट है, ये विषय है पढ़ाई करने का, इनकम टैक्स। गवर्नमेंट इसलिए हमेशा चाहता है लोगों का अर्निंग बढ़े, अर्निंग बढ़ेगा तो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा होगा। 2.5 लाख बेसिक लिमिट है सर इनकम का, है ना? 2.5 लाख बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। मतलब क्या कि जितना लोग 2.5 लाख तक इनकम करता है एनुअली, ठीक है, एनुअल इनकम, उनको गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना है, उनको टैक्स नहीं देना होता है। उसमें गवर्नमेंट, जिनका इनकम मोटा मोटी 5-7 लाख तक भी है ना, 5 लाख तक इनकम है, उनको भी एक्चुअली गवर्नमेंट को टैक्स देना नहीं पड़ता है, एज पर दी गवर्नमेंट लॉ, ठीक है, मैंने टैक्स रेट के हिसाब से बोल रहा हूँ। हाँ लेकिन ये तो रूल है, 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, किसी भी तरह से नहीं देना। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए? प्लीज मेरे को जवाब देना। गवर्नमेंट क्या चाहता है कि लोगों का इनकम 2.5 लाख से नीचे रह जाए, या लोगों का इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो? क्या बोलते हो सर? जल्दी बोलो, बहुत कुछ बोलना है आप लोगों को। सर लोगों का बेस्ट। इनकम, है ना, लोगों का इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो, क्योंकि ज्यादा लोगों का इनकम 2.5 लाख से ज्यादा होगा, ठीक है, जितना ज्यादा होगा
गवर्नमेंट को उतना ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होगा थ्रू इनकम टैक्स। गवर्नमेंट पागल हो रहा है सर, लेकिन ये पागलपन से तो काम नहीं बनता ना, ये बहुत ही स्टीडी प्रोसेस है, पेशेंस का मैटर है, रातों रात कुछ भी नहीं बदल सकता है। वो अलग बात की 2 नंबरी कर लो, ड्रग्स बेच लो, धंधा भाई, वो अलग चीज है, लेकिन एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, सस्टेनेबल फ्लो को बढ़ाना, सस्टेनेबल ग्रो ग्रो करने के लिए मेहनत लगता है। तो जो भी हो, कैपिटल गेन टैक्सेशन इस मैटर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होने जा रहा है, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्सेशन एक्चुअली इंडिया का एक ऐसा जगह है, लोगों का इनकम होगा तभी लोग कैपिटल गेन से इनकम करेगा। सर कैसा बात कर रहे हो? हाँ सर, ये जो सेक्शन 45 से 55 का एरिया है ना, ये मेनली कहाँ फोकस करता है जानते हो? से फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक, ध्यान से सुनना बात को मेरा। मानो कि आज आप कमा रहे हो, मंथली एक इनकम है आपका, से फॉर एग्जाम्पल आप मंथली 50,000 कमाते हो, ठीक है, आप समझ रहे हो मेरा बात? या फिर आप एक मंथली 1 लाख पैकेज में जॉब जॉब में एंटर करिए एज ए फ्रेशर्स। सपोज आपने चार्टर्ड कंप्लीट कर लिया, आपने सीएमए कंप्लीट कर लिया, या फिर सीएसबी हो गया, कोई कोई एनआईएसएम भी साथ में कर लिया, ठीक है। एनआईएसएम का पैकेज ऑब्वियसली थोड़ा कम रहेगा, ओनली एनआईएसएम। सीएससीएस सीएमए वाले अच्छा हाई पैकेज में जाएगा मार्केट में। सो कम से कम 10 लाख के पैकेज में आप पर जॉब के लिए गए, ठीक है। तो अगर आप 10 लाख कमाओगे तो एक क्या है सर, एज ए फ्रेशर्स आपके लिए अच्छा ही है पैकेज, खराब नहीं है। अब धीरे धीरे आप अपना ग्रो करोगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इसके साथ कैपिटल गेन का कनेक्शन मैं बता रहा हूँ। सिंपल बात है, आपका सेविंग्स जितना ज्यादा होगा, आप अगर ज्यादा कमाओगे तो सेविंग्स भी ज्यादा होने का चांसेस बढ़ेगा। हेलो, ये बात मानोगे कि नहीं मानोगे? इनकम अगर हायर होगा तो सेविंग्स भी हायर साइड में हो, सेविंग्स हायर होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा। हेलो प्लीज, मुझे थोड़ा सपोर्ट करो सर, बोलो। इनकम हायर साइड में होगा तो सेविंग्स भी हायर साइड में होगा, यस और नो? यस सर। तो इनकम हायर, सेविंग्स हायर, इन्वेस्टमेंट भी मार्केट में बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट है ना, वेरी सिंपल। अलग अलग टाइप का इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे अगर मैं ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट बताऊं, पहले के जमाने में लोगों को शेयर मार्केट के बारे में पता था सर? अगर पुराना बात करूं मैं, से फॉर एग्जाम्पल आज भी कितना लोगों को पता है? फिर भी सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब वगैरह का जमाना है, थोड़ा सा लोगों को ज्ञान मिल रहा है, लेकिन ज्ञान से ज्यादा भटकाव बहुत ज्यादा है। ज्ञान कितने को मिल रहा है पता नहीं सर, बट ज्यादातर लोग मैनिपुलेट हो रहा है, ठीक है, ट्रैप की तरह फंस रहा है। क्यों? ग्रिडीनेस के चक्कर में, मैंने नॉलेज लेने की जगह फंस जा रहा है, क्योंकि ऐसा उनको बताया गया है, पैसा पैसा पैसा, ऐसा चारों तरफ ना पैसा का एक मतलब ऐसा सिर्फ पैसा दिख रहा है, लेकिन पैसा के पीछे मेहनत नहीं दिखता है, यही प्रॉब्लम है। जब लोगों को शेयर मार्केट नहीं पता था, म्यूचुअल फंड्स नहीं पता था, ठीक है, तब लोग ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जानता था, आज भी जानता है, आज भी काफी लोग जानते हैं, गांव साइड में, बड़े शहरों में तो बहुत जानते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आप अच्छा कमाते हो तो आप कहीं लैंड में इन्वेस्ट करना चाहोगे? हेलो, जमीन जमीन खरीदना चाहोगे, स्पेशली सिटी के आसपास? अगर आपके पास यस सर। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसा है, जरूर खरीदोगे जमीन, है ना? आपको घर बनाना है नहीं बनाना है, प्रॉपर्टी बनाना है नहीं बनाना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर कोई बड़ा शहर के आसपास में, ठीक है, कोई जमीन आपको मिल जाए और अगर आपके पास सेविंग्स है, आप बिल्कुल लैंड खरीदोगे। सर दाम तो बहुत होगा, हाँ सर, आपका इनकम भी तो ज्यादा है ना, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप अगर 10 लाख के तो और बढ़ा दो, 20-25 लाख इनकम कर दो सालाना, ठीक है। अगर आप मोटा मोटी सेविंग्स बढ़ा सकते हो एनुअली 3-4 लाख करके, तो 5-10 साल में आप मोटा मोटी एक इनकम कर लोगे। फिर 50 लाख में कोई जमीन खरीद लिया, ठीक है, 1 करोड़ से कोई जमीन खरीद लिया, है ना सर? या फिर किसी को तो आजकल तो सिटी में अच्छा अच्छा प्रॉपर्टी का भी इन्वेस्टमेंट चलता है, फ्लैट खरीद लेते हैं ना लोग, फ्लैट खरीद के रख लेता है। अगर अच्छा पोजीशन में फ्लैट है ना, खरीद के रख लो, पोजीशन अच्छा देखो, ठीक है,
पोजीशन मतलब रोड साइड में है कि नहीं है, ऐसे जगह में फ्लैट खरीद के रखो, अच्छा वैल्यूएशन मिलता है, 4-5 साल में वैल्यूएशन मिल जाएगा। मानो आपको 30 लाख में या 35 लाख में अच्छा फ्लैट मिल रहा है, पोजीशन अच्छा देखो, मेट्रो कनेक्शन है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है कि नहीं, अच्छा देख लो सर, ठीक है। और फिर आसपास में जब भी मौका मिले खरीद लो, और फिर जब बायर मिल जाएगा, बिल्कुल बायर मिलेगा, बस वो लोकेशन चेक करना आपके ऊपर है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के ट्रैप में नहीं पड़ना है इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर जो होता है ना, वो एडवर्टाइजमेंट के ट्रैप में नहीं पड़ते। आप लोग एक बात मत भूलना सर, आप लोग आम आदमी नहीं हो, आप लोग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, ठीक है, सीएस स्टूडेंट्स हो, ठीक है, सीएस प्रोफेशनल हो, आप एक स्टॉक मार्केट लेवल का चिंता भावना रखते हो, तो आपका सोच विचार अलग होगा, ठीक है, अलग माने हटके होगा, भीड़ से अलग होगा। सो कहने का मतलब ऐसा है कि चाहे ये बात कोई भी कर सकता है, सबको एकदम डिग्री लेके आना ऐसा बात नहीं है, बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे, फिर इन्वेस्टमेंट को सेल करोगे, तो बदले में आपको क्या मिलेगा। 50 लाख में जमीन खरीदा, और जब मार्केट में मेट्रो प्रोजेक्ट आया, ठीक है, मानो पहले उस लाइन पे मेट्रो नहीं चलता था, जब आपने 50 लाख में लैंड को परचेज किया था, ठीक है, लेकिन जैसे ही मेट्रो आया, आपको क्या लगता है जमीन का दाम क्या होगा, डबल होगा कि नहीं होगा, प्लीज टेल मी। जो 50 लाख में आपने खरीदा था तब मेट्रो नहीं आया था, लेकिन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इस रूट से मेट्रो जाएगा अगला 5 साल में, बस यही बात सुनते हुए 50 लाख का जमीन 1 करोड़ हो जाएगा। हेलो, कुछ समझ रहे हो सर आप। Yes. तो बदले में आपने कितना कमा लिया, 50 लाख। ये 50 लाख कौन सा इनकम है, क्या ये आपका बिजनेस था, क्या ये आपका सैलरी इनकम था, क्या ये आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम था, क्या ये आपका पीजीबीपी था। पीजीबीपी हो सकता है, पीजीबीपी हो सकता है अगर आप जमीन का धंधा करते हो। हेलो, पॉइंट टू बी नोटेड सर, माने अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हो या लैंड बाय सेल करना आपका बिजनेस है, तो वो बिजनेस भी हो सकता है, बट ज्यादातर केस में ये कैपिटल गेन माना जाता है। एक्सेप्शनल बस वही है कि अगर आप लैंड बिल्डिंग का बिजनेस करते हो, तब उसका आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो, कितना आपने कितने में बाई किया, कितने में सेल किया, तब आपके लिए वो स्टॉक हो जाएगा, तब लैंड आपके लिए स्टॉक हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए, जिनके लिए वो रेगुलर काम नहीं है, इन्वेस्टमेंट की तरह है, उनके लिए लैंड क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट, है ना सर। उनके लिए लैंड क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट। तो सिंपल बात है सर, कोई भी समझ सकता है व्हाट इज कैपिटल गेन। कैपिटल एसेट को सेल करके जो गेन होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं, और इस कैपिटल गेन का टैक्सेशन का अलग अलग रेट भी है, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, ठीक है। शेयर वगैरह का जो है ना, उसका अलग रेट होता है, ठीक है। टाइम फ्रेम भी अलग होता है, कितना साल होल्ड करने से लॉन्ग टर्म होगा, कितना साल होल्ड करने से शॉर्ट टर्म होगा, ठीक है। इसका अलग अलग नियम है, ये सब नियम आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाई करना पड़ेगा। आपको एक चीज बोलने से आप लोग थोड़ा सा चिंता कर जाओगे कि कुछ स्टूडेंट्स मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ कैपिटल गेन को पढ़ते हैं। क्यों जानते हो, क्योंकि मार्केट में सिर्फ कैपिटल गेन टैक्सेशन का एक अलग लेवल ऑफ डिमांड है, स्पेशली जो लोग कैपिटल मार्केट सेगमेंट में काम करते हैं ना, वो लोग। कैपिटल मार्केट माने, मैं बताता हूँ आपको, कैपिटल मार्केट माने ये देखो, एक कोर्स ही है, सिर्फ कैपिटल गेन के ऊपर ही पढ़ाई होता है, एनआईएसएम टैक्सेशन बोल के। मैं जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये एक चैप्टर एक कोर्स बन जाता है। ये देखो, टैक्सेशन इन सिक्योरिटी मार्केट, तो इसमें मेनली क्या सिखाया जाता है, लोग इन्वेस्ट करते हैं, ओके, लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये देखो, लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट में इन्वेस्ट करेगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक पूरा चैप्टर ही है कैपिटल गेन के ऊपर। सब बाकी सब भी सीखना पड़ता है, बाकी सब भी सीखना पड़ता है, पर कैपिटल गेन पे स्पेशल फोकस, एंड अदर सोर्स में भी, ठीक है। तो आप समझो कि सिर्फ टैक्सेशन का इस पार्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पढ़ाई भी होता है। आप लोगों में से बहुत लोग कर भी सकते हो, काफी लोग करते हैं। करके क्या होगा, आपको सेबी का सर्टिफिकेशन मिलेगा, जो आपको एक्स्ट्रा एड ऑन देगा आपका नॉलेज में, और एज वेल एज सीबी को बूस्ट करेगा। तो आप लोग अपना टैक्सेशन नॉलेज को ना, माने ये तो है ही आपका कोर एरिया, बट आप साइड बाय साइड ना सर्टिफिकेशंस भी ले सकते हो, लाइसेंस भी ले सकते हो। ह्यूज मौका है आप लोगों के लिए। सर इतना सारा चीज माथा खराब कर देते हो आप। अरे सर छोड़ो ना।
मैं माथा खराब नहीं करना चाहता, मैं तो बस बता रहा हूँ। तो अभी कैपिटल गेन को सीखना है, ठीक है। अभी क्या करना है सर, कैपिटल गेन को सीखना है। आज इंट्रोडक्शन लेवल है तो मैं थोड़ा सा कहानी सुनाता हूँ, हाँ? कहानी सुनो, हाँ, किसका, कैपिटल गेन का। तो स्टार्टिंग में कहानी सुनने से अच्छा लगता है, फिर बाद में धीरे धीरे क्या होगा, वही लीगल मैटर्स आ जाता है। ओके, अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, प्लीज टेल मी। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैपिटल गेन चैप्टर मेनली किस पर्पस में बना हुआ है, ये बात समझ में आ गया आप लोग। अरे है कि ना, बोल तो सही, कुछ तो कहो सर। ओके सर, यस सर। ओके सर, अब देखो मजा आएगा, अब मजा आएगा। कैपिटल गेन क्या है, अच्छा इसका मैं आपको डिटेल्स सेक्शन वाइज भी बात करने वाला हूँ, एकदम डिटो एक एक पॉइंट पे बात करूंगा। कैपिटल गेन में ना, मैं आपको अभी क्या बोल रहा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, ठीक है, LTCG, ठीक है, और एक होता है STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दोनों का कैलकुलेशन टेक्निक है, ठीक है, दोनों का कैलकुलेशन टेक्निक है। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने का सिस्टम है। सर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट का एक कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा। सर बहुत सारा चीज है, लेकिन अगर आप समझ जाओगे ना, बड़ा मजेदार पॉइंट है। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप कोई एसेट परचेज, जैसे आपको मैंने लैंड के बारे में बोला, पॉइंट टू बी नोटेड सर, आपने 1980s में या 1990s के टाइम पे आपने कोई जमीन परचेस करके रखा था, मे बी से फॉर एग्जांपल ऑन दैट टाइम वो जमीन आपने 5 लाख में लिया था, बट 1990 में जो जमीन का दाम 5 लाख था, उस जमीन को आज आप बेच रहे हो 1 करोड़ पे, या फिर चलो एक दूसरा पॉइंट बोलते हैं, 1 करोड़ ज्यादा हो गया, से फॉर एग्जाम्पल आप उसको बेच रहे हो 50 लाख पे, ठीक है। तो 5 लाख का जमीन 50 लाख में सेल कर रहे हो सर, तो आप ऑलमोस्ट 45 लाख कमा रहे हो। लेकिन ये कुछ एब्सर्ड नहीं लग रहा है आप लोगों को कि ठीक है मैंने 1990 में 5 लाख में लिया था, आज 50 लाख दाम है, तो मैं 45 लाख गेन कर रहा हूँ। तो क्या गवर्नमेंट इसको 45 लाख का कैपिटल गेन टैक्स लगाएगा, माने मेरा इनकम 45 लाख मानेगा? सर इसमें गलत हो जाता है, क्योंकि ये काफी लॉन्ग टर्म मैटर है। 20 साल 25 साल पहले आपने कहाँ पर क्या था, उस टाइम पे वो क्या जमीन था पता नहीं, तब 5 लाख था, आज 50 लाख है, मे बी डेवलपमेंट कुछ आया है समथिंग। तो इसमें इन्फ्लेशन का भी मैटर करता है, महंगाई कितना बड़ा है नहीं बड़ा है, उसके हिसाब से ये 5 लाख को आपको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको उसके लिए इंडेक्स देखना है, इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये इंडेक्सेशन में आपको कुछ वैल्यू दे देता है जो ऑलरेडी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डेवलप करके रखा है, आपको बस उसके साथ एडजस्ट करके कैलकुलेशन करना पड़ता है। उसे कहते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कि जब आपने 5 लाख में कोई जमीन 1990 में या 1980 में लिया था, उस 5 लाख का आज का वैल्यू निकाल के फिर 50 लाख के साथ कंपेयर करके गेन निकाला जाता है, जो कि मोर प्रोमिनेंट और एक्यूरेटी मतलब क्या बोलते हैं उसको, लॉजिकल होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा लॉजिकल आंसर आएगा। नहीं तो 5 लाख का चीज 50 लाख फिर 45 लाख का गेन, ये कुछ हिसाब ना बनेगा नहीं सर, ठीक है। तो इस ये सब चीजें आपको कैपिटल गेन में सीखना है, और वो भी सेक्शन के तहत सब बोला हुआ है, ठीक है, सब सेक्शन के तहत बोला हुआ है, 45 में, 55 में, 54 में, मैं एक एक करके सारा डिस्कशन करूंगा। तो डोंट डोंट वरी सर, ठीक है, सारा डिस्कस करूंगा। अब कहानी थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाइड करता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत सारा सिंप्लीफिकेशंस मिलेगा आपको। अच्छा लास्ट दिन GST का सिंप्लीफाइड नोट्स जो था वो मैं शेयर किया नहीं, बिकॉज उसको थोड़ा सा फाइनल मतलब रेडी करना है, वो PDF में कन्वर्जन नहीं हुआ, वो मैं कल तक करके आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। मुझे कोनिका ने मैसेज किया था, मैंने बोला था यस, बट सर अभी तक वो रेडी नहीं हुआ, मैं कल तक भेजता हूँ। अच्छा, कैपिटल गेन टैक्स एंड व्हाट इज कैपिटल गेन टैक्स इन इंडिया, उसका टाइप्स कितना है, टैक्स रेट कितना है, एकदम आम आदमी की भाषा में, ठीक है, एक कॉमन कॉमन लोगों को भी जानना चाहिए, किसी को भी, अरे गहरे नत्थु कह रहे, सर क्या बात कर रहे हो, हाँ सर एनीवन, चाहे वो CA बने ना बने, चार्टर्ड बने ना बने, कॉस्ट अकाउंटेंट बने ना बने, सबको बताओ, आज जो पढ़ रहे हो ना सबको जाके सुना दो भाई ये होता है। सर सब पागल हो जाएंगे।
अच्छा देखो, व्हाट इज कैपिटल गेन टैक्स इन इंडिया? एनी प्रॉफिट और गेन दैट अराइजेस फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट. एनी प्रॉफिट और गेन arises from the sale of a capital asset is known income from capital gain. इतना आसान नहीं है जितना आसानी से बोल दिया, क्योंकि ये कैपिटल एसेट के अंदर आपको पागल कर देगा कि कैपिटल एसेट क्या है और कैपिटल एसेट क्या नहीं है. आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. मैंने किसी को भी बोलो क्या लैंड कैपिटल एसेट है, तो नॉर्मल लोग बोल देगा हाँ लैंड इज ए कैपिटल एसेट, ठीक है. बट इसके अंदर भी आपको घोटाला करके रखा है डिपार्टमेंट. मैं बताता हूँ आपको कि आपको जानना भी है कि व्हाट इज कैपिटल एसेट. आपको एकदम क्लियर कट जानना है. लेकिन कैपिटल गेन क्या है? एनी प्रॉफिट और गेन दैट अराइजेस फ्रॉम द सेल ऑफ ए कैपिटल एसेट इज नोन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. Such capital gains are taxable in the year in which the transfer of the capital asset takes place. जैसे कि 1990 में आपने लैंड परचेस किया था, ठीक है. आज 2023 में आके आप जमीन को बेच रहे हो, तो कैपिटल गेन टैक्स कब लगेगा? 1990 में लगेगा कि 2023 में लगेगा? अच्छा सिर्फ लैंड ही क्यों, से फॉर एग्जांपल आपने शेयर खरीदा था, ठीक है. शेयर मार्केट का भी यही टैक्सेशन है सर. शेयर मार्केट टैक्सेशन भी यही है. शेयर मार्केट टैक्सेशन भी यही है. बताता हूँ सर. जैसे जो लोग शेयर मार्केट सुनते ही सोच रहे हो कि सर फिर से शेयर मार्केट में घुमाएगा हम लोग, कहीं नहीं घुमाना है. सुनो, जैसे मेरा ये इन्वेस्टमेंट था सर, मैं आपको दिखा रहा हूँ. रॉयल एनफील्ड गाड़ी के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे, है ना. आइचर मोटर इस कंपनी का एक्चुअल नाम है, आइचर मोटर. इस कंपनी का अभी शेयर का दाम चल रहा है करीब 3371 करके, ठीक है. 3371. लेकिन 2013-14 इस टाइम पे मैं एक्चुअली 14-15 ऑनवर्ड्स मैंने शेयर मार्केट को बेसिकली समझा, और तब से मैं शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा अपने आप को डेवलप करने का कोशिश करे जा रहा हूँ सर, ठीक है. तो उसी टाइम का बात कर रहा हूँ मैं आपको. उस टाइम पे करीब एग्जैक्टली याद नहीं है, पर फिर भी 350-400 ऐसा कुछ होगा, ठीक है, जब रॉयल एनफील्ड मार्केट में एंटर किया था और मार्केट को डेवलप कर रहा था. और उसके बाद से रॉयल एनफील्ड का सेल भी धीरे धीरे बढ़ने लगा, ठीक है. और ऐसा सेल बढ़ने लगा, कंपनी का शेयर भी दमादम मस्त कलंदर, ठीक है, ठीक है. ऐसा मस्त कलंदर हुआ कि 200-400 का शेयर, ठीक है, देखते देखते क्या से क्या हो गए, देखते देखते. ये बीच का जो डाउन है ये कोरोना है. बीच का जो डाउन है ये कोरोना है. मैं कोरोना में भी लोगों को बोला था, लेकिन उस टाइम पे लोगों का इनकम भी बहुत गिर गया था, ठीक है. सबका सर, मेरा भी. तो इनकम कम हो जाने से थोड़ा डर लगता है, पता नहीं भाई अभी खाने के लिए पैसा बचा है कि शेयर में पैसा लगाए. तो सुनने में अच्छा लगता है, पर जिनके पास एक्सेस मनी है, जिनके पास एक्सेस सेविंग्स है, वो लोग किया था. स्टूडेंट्स का ही बात कर रहा हूँ. तो उस टाइम पे भी एक मौका दिया था आइचर मोटर ने वापस, जो लोग पहले नहीं ले पाया था फिर से लेने का. फिर भी डबल हो गया, उसका भी पैसा डबल हो गया. ऑलमोस्ट 1300-1400 में लिया था और डबल से भी ज्यादा हो गया आज के हिसाब से भी. लेकिन 400-500 में जब किसी ने लिया था, जस्ट अब इमेजिन करो, 400 टका अगर किसी ने लिया था, आज चल रहा है 3400 करके, 3400. कितना गेन कर लिया? जल्दी बोलो. 23,000 पर शेयर, ठीक है. ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, मैं एक एग्जाम्पल उठाया. ऐसा बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग के स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत लोगों के साथ हो सकता है जो लोग मार्केट को जानता है, समझता है. तो शेयर मार्केट का टैक्सेशन भी इसी के अंदर आता है सर, कैपिटल गेन के अंदर आता है, ठीक है. और नॉट जस्ट शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट रिलेटेड सारा टैक्सेशन कैपिटल गेन में ही ट्रीटमेंट होता है. सिर्फ लैंड बिल्डिंग चिल्लाऊंगा तो आप बोलोगे सिर्फ लैंड बिल्डिंग नहीं, नॉट जस्ट लैंड बिल्डिंग, इट्स अबाउट ऑल द कैपिटल एसेट्स, जिसके अंदर शेयर्स वगैरह भी आता है. तो 400 का शेयर 3400 में 3000 टका क्या है सर? आप बोलोगे प्रॉफिट है. यस चलो ठीक है, प्रॉफिट है, बट इसको कैपिटल गेन माना जाता है. अच्छा और एक बात, कंपनी अपने बिजनेस से जो प्रॉफिट शेयर करता है, सपोज जिसने भी, मैंने या किसी और ने, जिसने भी आइचर मोटर में इन्वेस्ट करके रखा है या रखा था,
उनको कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था सर, वो कंपनी का डिविडेंड इनकम है, पॉइंट टू बी नोटेड सर। मानो जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है ना, बात को समझे, ये देखो यहाँ पर कंपनी का डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज भी देके रखा है गूगल फाइनेंस ने, ठीक है। मैं ज्यादा इसमें अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि ये सब फाइनेंशियल मैटर है, नहीं तो आप लोग अभी चालू हो जाओगे सर ये सब भी समझा दो सर, ये फाइनेंस के क्लास में बताया जाता है, फाइनेंस या फिर स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल। सो पॉइंट इज दैट मैं अभी इस पे बात तो नहीं करूंगा, लेकिन एक बात करूंगा जो टैक्स रिलेटेड है। ओके, तो कंपनी डिविडेंड देता है, जैसे कंपनी ने ऐसे डिक्लेयर करता है कि डिविडेंड मिलेगा पर शेयर पे 200%, 400%, इस तरह का डिक्लेयर करता है। तो ऐसा होता है क्या कि अगर मानो कंपनी का फेस वैल्यू पे डिविडेंड होता है नॉर्मली, मानो कंपनी का शेयर का दाम है 10 टका, तो अगर कंपनी ने 400% डिविडेंड डिक्लेयर किया तो अब 10 का 400% हिसाब लगा लो जितना होता है, ठीक है। 100% मैंने 10 होगा, 400% मैंने 40 टका होगा, है ना, इस तरह से। तो अगर किसी को कंपनी डिविडेंड देता है ना, ऐसे बोलते हैं 100% डिविडेंड, 200% डिविडेंड, 400% डिविडेंड, इस तरह का होता है। तो उस टाइम पे कंपनी से भी लोगों को इनकम मिलता है। अगर आप किसी कंपनी में 1 लाख शेयर होल्ड करते हो और आपको कंपनी की तरफ से पर शेयर 10 रुपीज या 20 रुपीज करके डिविडेंड मिलता है पर शेयर, ओके। 1 लाख शेयर आप होल्ड करते हो, तो 1 लाख इंटू 10 या 1 लाख इंटू 20, ये 20 लाख या 10 लाख आपका क्या है, ये आपका कैपिटल गेन नहीं है, दिस इज योर डिविडेंड इनकम, ओके। और इस डिविडेंड इनकम को नॉर्मली इनकम टैक्स में कहां ट्रीट किया जाता है, डिविडेंड इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल सर, बट हाँ इसका भी हिसाब किताब है, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ठीक है। अगर आप नहीं दोगे तो कंपनी देता है, बट इसका भी टैक्सेशन एरिया है, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा ये कहाँ ट्रीट होता है, इनकम टैक्स में 5 हेड है ना, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स, ये अदर सोर्स का पार्ट है। एक ही शेयर, उसमें एक कैपिटल गेन का भी इनकम होता है, दूसरी तरफ डिविडेंड का भी इनकम होता है, कंपनी टू कंपनी मैटर करता है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आया कि एक शेयर से कितना तरह का अर्निंग हो सकता है। हेलो, और टैक्सेशन में उसको कैसे अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट भी मिलता है। बोलो सर, सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ कठिन बात तो नहीं कहा मैंने, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हेलो सर, आ रहा है ना बात समझ में, मैं सही बात कहना चाहता हूँ कि कैपिटल गेन टैक्सेशन एक होता है और दूसरा जैसे शेयर में हो सकता है, लैंड बिल्डिंग में हो सकता है, ठीक है, कैपिटल एसेट्स बेच के जो होता है। तो मैं आपको थोड़ा डिफरेंस भी बता दिया, नहीं तो किसी को लगेगा कि सर हमको कंपनी से डिविडेंड मिला है तो क्या कैपिटल गेन टैक्स लगा दे, अरे सर ऐसे बुद्धू जैसा बात तो नहीं करना चाहिए ना। तो ये सब बेसिक डिफरेंसेस है, बच्चा बच्चा छोटा छोटा सिली सिली क्वेश्चन है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म, दोनों का कैलकुलेशन टेक्निक अलग है, मैं आपको बताऊंगा, आज ही बताऊंगा सर, डोंट वरी। कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, जब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट सेल करोगे तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, और जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सेल करोगे तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा, कैलकुलेशन टेक्निक, या फिर ऐसे बोलो प्रो फॉर्मा, ओके, प्रो फॉर्मा, ओके, मैंने कैसे कैलकुलेशन करना पड़ता है, किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म के जैसा, शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म के जैसा, इंडेक्सेशन नॉर्मली लॉन्ग टर्म में लगता है, शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं दिया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं सर, ये इंडेक्सेशन इंप्रूवमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी बात करेंगे, लेकिन पहले अपने दिमाग में कैपिटल गेन के बारे में आइडिया पूरा भर लो झोली अपनी कैपिटल गेन के नॉलेज से, फिर जाके आप देखना कैलकुलेशन चुटकी में होगा। लेकिन अगर आपको लगेगा कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज है, ठीक है, तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी समझ नहीं पाओगे। तो नॉर्मली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मली ना 2-3 तरीका होता है। जैसे कोई अगर आप, जैसे शेयर के केस में क्या होता है, अगर आप 1 साल
कोई शेयर होल्ड करते हो 1 ईयर, ठीक है, उसके बाद सेल करते हो, तो शेयर सेल करके जो गेन मिला ना वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। लेकिन अगर यही शेयर आप लेस देन 1 ईयर करके बेच देते तो वही आपका शॉर्ट टर्म हो जाता। सिमिलरली म्यूचुअल फंड का है, सिमिलरली लैंड बिल्डिंग का अलग चीज होते हैं, तो इसका एक 24 मंथ्स का भी हिसाब है, कुछ कुछ एसेट है जिसका 36 मंथ्स का भी हिसाब है, बताता हूँ, ठीक है। 24 मंथ का हिसाब भी है, 36 महीने का भी हिसाब है, बात समझ रहे हो सर। 24 मंथ्स का भी हिसाब है और 36 मंथ्स का भी हिसाब है। तो नॉर्मली लैंड बिल्डिंग आता है 24 मंथ्स के हिसाब में, कि अगर कोई जमीन या बिल्डिंग 24 मंथ्स के लिए होल्ड करता है, ठीक है, और उसके बाद सेल करता है, तो वो लॉन्ग टर्म में ट्रेड होगा, ठीक है। लेकिन अगर 24 मंथ से कम हुआ तो शॉर्ट टर्म में ट्रेड होगा। सर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में टैक्स रेट बदल सकता है, कैलकुलेशन टेक्निक बदल जाता है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पहचानना भी जरूरी है, ठीक है। एज ए टैक्स कंसल्टेंट ये आप लोगों को एकदम चुटकी में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अभी तो बस पार्टी शुरू हुआ है, अभी तो आप लोग बच्चे हो, सीख रहे हो। जब प्रैक्टिस करोगे ना एज ए चार्टर्ड, एज ए सीए, एज ए सीएमए, आप लोग करते करते आदत हो जाएगा। लेकिन नॉलेज को एकदम गहराई से लो तो फिर दिक्कत कम होगा, स्मूथ होगा सर। अच्छा, शेयर के केस में नॉर्मली 1 साल बोला ना, ये देखो, सिक्योरिटीज लिस्टेड इन ए रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज, ओके, अदर देन म्यूचुअल फंड्स। यूनिट माने म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड छोड़ के अगर कोई सिक्योरिटीज वगैरह जो स्टॉक मार्केट में है, सिक्योरिटीज माने उसमें शेयर भी हो सकता है, उसमें डिवेंचर भी हो सकता है। अब आप लोग ये ना कहना सर हमें शेयर डिवेंचर बॉन्ड का मतलब बताओ, सर काफी डिटेल्स में मैंने बात किया था। कोई भी चीज बेकार नहीं जाता है। कंपनी लॉ क्लास में जो कॉर्पोरेट लॉ का क्लास किए हो उनको जरूर पता होगा, उसमें शेयर डिवेंचर बॉन्ड का पूरा बेसिक डिफरेंस समझा के रखा गया। सो आई होप यू नो सर। जिन्होंने नहीं किया वो कर लेना बाद में, या मेरे से कलेक्ट कर लेना, लिंक ले लेना। अच्छा, तो सिक्योरिटीज आदत लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जो शेयर वगैरह है उसका 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म, और 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। सर और भी तो है, अरे आगे आगे बताते हैं, रुको ना, सब बताएंगे। कहाँ भागने वाले हैं सर, भाग के तुम जाओगे कहाँ। मैंने सर ना मैं ना मैं भाग सकता हूँ ना आप भागोगे, जो भागेगा वो पछताएगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन हाउस प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द मोस्ट साउट आउट इन्वेस्टमेंट प्राइमरीली। नॉर्मली आम लोगों की जिंदगी में, आम लोगों की जिंदगी में सबसे ज्यादा यही होता है, हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, बिकॉज यू गेट टू ओन ए हाउस while others may invest with the intention of earning a profit upon selling of the property in the future। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, जो मैं आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दे रहा था, कि आज खरीद के रखते हैं, बाद में दाम बढ़ेगा तो बेच देंगे, और बढ़ता भी है, क्योंकि लैंड का एप्रिसिएशन होता है, प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन होता है। एप्रिसिएशन माने वैल्यू बढ़ता है, डेप्रिसिएशन माने वैल्यू गिरता है। लैंड बिल्डिंग का नॉर्मली एप्रिसिएशन होता है ना सर। बिल्डिंग का अगर नॉर्मली बिल्डिंग का एक डिप्रिसिएशन होता है, जैसे बिल्डिंग थोड़ा सा खराब होता है, रंग खराब होता है, बट बिकॉज ऑफ द एरिया और लोकेलिटी का डिमांड सप्लाई गैप के कारण बिल्डिंग का भी दाम बढ़ जाता है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया टू एरिया ऑब्वियसली। सो बहुत सारे लोग प्रॉफिट के लिए भी करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हाउस प्रॉपर्टी इज रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट फ्रॉम इनकम टैक्स पर्पस। वेरी इंपॉर्टेंट बात। Consequently, any gain or loss incurred from sale of house property, अगर आप लैंड सेल करके, बिल्डिंग सेल करके लॉस हो गया आपको, ऐसा भी तो होता है कि भाई 30 लाख में फ्लैट खरीदा था, बट बेचने के टाइम पे दाम नहीं मिला, या जल्दबाजी में बेचना पड़ा तो 25 लाख 22 लाख में बेचना पड़ा, ठीक है, 8 लाख का लॉस हो गया, 8 लाख का लॉस हो गया, समझ रहे हो सर। तो अगर आप प्रॉपर्टी सेल करके लॉस भी करते हो, उसका भी एडजस्टमेंट होता है टैक्स में, अंडर द कैपिटल गेन हेड। शॉर्ट टर्म लॉस या लॉन्ग टर्म लॉस बोला जाता है, जो टैक्स में आपको थोड़ा बचत भी देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉस खाओ। सिमिलरली कैपिटल गेन और लॉसेस में अराइज फ्रॉम सेल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल एसेट, जो मैं आपके साथ धीरे धीरे बात करता हूँ। समय लगेगा लेकिन सीख जाएंगे सर। कैपिटल एसेट क्या है, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बोले जा रहा हूँ सर,
लैंड है, बिल्डिंग है, हाउस प्रॉपर्टी है, व्हीकल्स है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स है। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट माने आपको कोई पर्टिकुलर आइडिया है आपका, या फिर आपके पास कोई फॉर्मूला है, ठीक है, जो फॉर्मूला आप दुनिया को बेच सकते हो। आपका फॉर्मूला यूज करके कोई न्यू इन्वेंशन हो रहा है, तो उसके ऊपर पेटेंट करवाना पड़ता है, ठीक है, कि भाई ये आपका है, ठीक है, कोई आविष्कार। जैसे आजकल तो इसके ऊपर लॉ भी है, पेटेंट कॉपीराइट लॉ भी होता है सर। जियोग्राफिकल टैग होता है, जीआई टैग बोलते हैं, ठीक है, वो सब भी पेटेंट के साथ साथ आता है। ये सब भी एसेट है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक अलग टाइप का एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको सुन के अच्छा लगेगा। मैंने कहानी बड़ा अच्छा है, अगर किसी ने सुना होगा तो अच्छा लगेगा। सर आप लोग, बंगाल का बड़ा फेमस चीज है रसगुल्ला, नाम तो सुने होंगे। हाँ सर, नाम सुना है कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। मिठाई नहीं खिलाना है आप लोगों को, कुछ बताना है। सुनो, आप लोगों के दिमाग में कुछ और ही चलता है। ये देखो, वेस्ट बंगाल विंस की रसगुल्ला बैटल विद ओडिशा, ठीक है, ये 2019 का केस है, ठीक है। इसका जीआई टैग माने एक तरह का पेटेंट ही होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल टैग। इट्स ए टाइप ऑफ पेटेंट, माने ये आपका प्रॉपर्टी है, ठीक है, या फिर उस नाम से दुनिया भर में बिकता है। बात को समझे। ऐसे पेटेंट भी क्या होते हैं, पेटेंट और प्रॉपर होता है, पेटेंट राइट जो होता है ना और प्रॉपर होता है। जीआई टैग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ पेटेंट या इस तरह का चीजों का, कि आपका कोई पर्टिकुलर में, जैसे आजकल रसगुल्ला में और कौन पेटेंट रखेगा कि ये मेरा है बोल के, और इसका पेटेंट नहीं है क्योंकि वो नॉर्मल हो गया है। लेकिन जब एकदम स्पेसिफिक आप ही के पास उसका फॉर्मूला है और कोई नहीं जानता, तब उसका पेटेंट करके फायदा होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है ना, अब ये जीआई टैग मैटर में आ गया। ऐसे एक रसगुल्ला का एग्जाम्पल नहीं है, हजारों एग्जाम्पल हो सकता है। जो लोग सीएस का पढ़ाई करते हो, कंपनी सेक्रेटरी का, या सीएसईएम में फाइनल में भी इसका टॉपिक का डिस्कशन होता है। इकोनॉमिक लॉ के अंदर हम लोग बात करेंगे सर, इकोनॉमिक लॉ का क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा, तो जो लोग सीएस एग्जीक्यूटिव में हो उनके लिए ये टॉपिक डिस्कशन करूंगा सर। और सीएसईएमए लेवल में ये फाइनल में होता है, ठीक है, तो वहां पर इकोनॉमिक लॉ के पेपर के अंदर आपको ये सब नॉलेज मिलता है। फिलहाल बात ऐसा है कि एक झगड़ा छेड़ा था, उड़ीसा का रसगुल्ला है कि बंगाल का। तो उड़ीसा के लोग बोल रहे हैं कि जगन्नाथ देव पुरी वाले जो जगन्नाथ देव हैं, मतलब भगवान जी, कृष्ण भगवान, लॉर्ड कृष्णा, तो जगन्नाथ देव पुरी में उनको सबसे पहले रसगुल्ला खिलाया गया, ये उड़ीसा का लोगों का मानना है। बात इनका गलत नहीं है, बिल्कुल सही। लेकिन रसगुल्ला फेमस हुआ है बंगाल में, वो भी अराउंड 1800 के आसपास, 1700-1800 के टाइम पे। नवीन चंद्र दास बोल के एक भद्र लोग हैं, उनके नाम पे, जिसका दुकान अभी भी आपको श्याम बाजार एरिया में दिख जाएगा। नवीन चंद्र दास, यस, दास या नाग, आई थिंक दास, दास, ठीक है। तो अब ये नवीन चंद्र दास का रसगुल्ला है इन्वेंशन, मानी दिस इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, नोदिया डिस्ट्रिक्ट में था, या फिर ये उड़ीसा में जगन्नाथ देव के लिए था, इसको लेके बहुत बहस हुआ। फिर लड़ाई चला गवर्नमेंट के पास, फिर इसका केस हुआ। लेकिन लास्ट में ऐसा नहीं कि वेस्ट बंगाल विन हुआ, बाद में पता चला कि जगन्नाथ देव को जो रसगुल्ला दिया जाता था, ओके, और उड़ीसा में जगन्नाथ देव का रसगुल्ला और बंगाल में जो रसगुल्ला डेवलप हुआ था, दोनों रसगुल्ला का क्वालिटी में डिफरेंसेस है, और दोनों का मतलब बनावटी में भी डिफरेंसेस है। तो फिर लास्ट में दोनों को ही जीआई टैग मिला, उड़ीसा रसगुल्ला को भी जीआई टैग मिला, ओके, और बांग्ला रसगुल्ला, जीआई टैग क्या है, बांग्ला रसगुल्ला, बांग्ला रसगुल्ला। अब ये बात क्या है ना सर, आप समझ नहीं रहे हो। आप कभी केसी दास का, केसी दास रसगुल्ला ये इन्वेंशन इन्होंने ही किया था, ठीक है। तो ये जो पैकेज प्रोडक्ट है ना सर, ये दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है, ये वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होता है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोपियंस में, हर जगह में। अब इसका जीआई टैग होता है। अब ये जीआई टैग के ऊपर बेस करके रसगुल्ला का मार्केट है, ऐसा सिर्फ रसगुल्ला का नहीं है। जैसे वेस्ट बंगाल का और एक प्रोडक्ट है दार्जिलिंग टी, अब नेपाल वाले भी अपने प्रोडक्ट में दार्जिलिंग बोल के चला रहा है,
लेकिन ये तो गलत है ना, क्योंकि दार्जिलिंग टी नेपाल का वेदर कंडीशन दार्जिलिंग का वेदर कंडीशन काफी मिलता जुलता है, ठीक है, स्पेशली ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ नेपाल। तो वहां पर भी सिमिलर टी बन रहा है, लेकिन अब इसको लेके भी लड़ाई है। नेपालीज वाले लोग अपने वहां पर दार्जिलिंग जैसे ही टी उनका भी होता है, लेकिन जीआई टैग भी देखा जाए तो लॉ वाइज दार्जिलिंग टी का जीआई टैग तो नेपाली लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दार्जिलिंग तो पार्ट ऑफ इंडिया है और वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। तो ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, और ये सब एसेट हो जाता है। मैं हल्का सा आइडिया दिया सर, अब ज्यादा गोताखोर नहीं करूंगा। गोताखोर मैंने ज्यादा डेप्थ में नहीं जानना है, और क्योंकि तब हम लोग टॉपिक से भटक जाएंगे। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके पास लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लीज होल्ड राइट। ट्रेडमार्क तो समझ ही गए होंगे, ट्रेडमार्क भी समझ गए होंगे कि आपका एक लोगो होगा, ट्रेडमार्क होगा, यही मेरा बिजनेस का लोगो है। जैसे एप्पल का ट्रेडमार्क है ना, आईफोन के पीछे एक जमाना था सर, एक जमाना था जब जिनके पास आईफोन होता था, वो आईफोन का जो पीछे वाला हिस्सा है, बैक साइड है, वो दुनिया को दिखाना चाहता था। अभी भी कोई कोई दिखाता है, हाथ में रखता है, ठीक है, और एप्पल दिख जाए लोगों को तो उनका स्टेटस को, मतलब जो है ना सर, स्टेटस क्यूरेंट बढ़ जाता है, ऐसा लगता है वो कुछ खास इंसान है, ठीक है, हाथ में आईफोन है। बट आजकल वो उतना नहीं है, क्योंकि आजकल तो रिक्शा वाले लोग भी ले लेते हैं ना, तो आईफोन होल्डर को थोड़ा गुस्सा हो जाता है, देखो रिक्शा वाला भी ले लिया, फिर मेरे पास क्या है। अब वो सोच रहे कि आईफोन का कोई दूसरा टॉप लेवल वर्जन आ जाए, हाथ में रखेंगे तो मजा आएगा। जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड। ट्रेडमार्क ये सभी एसेट में अंदर आता है। लीज होल्ड राइट, आपके पास कोई जमीन का या कोई प्रॉपर्टी का लीज का राइट है, ये कोलकाता में चलता है सर। कोलकाता में क्यों, गांव साइड में भी चलता है, स्पेशली ओल्ड कोलकाता में, ठीक है। नॉर्थ कोलकाता या साउथ कोलकाता में ये देखने को मिलता है कि आप कोई प्रॉपर्टी ना कैसे परचेस करोगे जानते हो। सपोज आपके पास 10 लाख है, ठीक है, आप वहां पर कोई दुकान खरीदना खरीदना चाहते हो, माने एक शॉप लेना चाहते हो। अब शॉप का ओनरशिप आपको पूरा नहीं मिलेगा, ओनरशिप कंप्लीट लेवल में नहीं मिलेगा, बट मिल जाएगा, माने कॉन्सेप्ट को जैसे वो लीज होल्ड राइट मिलेगा आपको। कैसा मिलेगा, आप 10 लाख दे दो उनको। ऐसे तो अगर प्रॉपर वैल्यूएशन किया जाए तो 10 लाख नहीं, उससे ज्यादा दाम होगा, मे बी 30-40 लाख दाम हो जाएगा, लेकिन आपको 30-40 लाख नहीं देना है उनको। आप उनको 10 लाख दो, बदले में दुकान का चाबी भी ले लो, लेकिन साथ में एक रेंटल भी चलेगा जो कि नॉमिनल होगा। मार्केट रेंटल अगर 12,000 चलता है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो 10 लाख का लीज होल्ड में आप 10 लाख का लीज लिए, ठीक है, और साथ में आप 2,000 का रेंट भरोगे। इसमें आपको ओनरशिप मिलता है सर, मैंने इन फ्यूचर अगर आप चाहो तो ये प्रॉपर्टी बेच सकते हो, जो कि नॉर्मल केस में, नॉर्मली लीज होल्ड में नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रेंट में नहीं होता है, बट लीज होल्ड में आपका प्रॉपर ओनरशिप नहीं है, लीज होल्ड राइट है, बट इन फ्यूचर यू कैन सेल इट, तो किसी और को बेच सकते हो, लेकिन हाँ जो ओरिजिनल ओनर है उनसे भी परमिशन लेना पड़ेगा, और आपको जो फायदा होगा उसका थोड़ा बहुत हिस्सा उनको भी देना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल आपने आज 10 लाख में लिया, 2,000 का रेंटल दे रहे हो, 5 साल बाद आप वो दुकान छोड़ना चाहते हो, किसी और को बेचना चाहते हो। सपोज आपने 20 लाख पे किसी और को बेचने का डील कर लिया, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ लीज होल्ड राइट कैसा होता है। तो 20 लाख में अगर आप बेचोगे तो नो डाउट आपका यहाँ पर गेन है, कैपिटल गेन है, लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि जो ओरिजिनल ओनर है दुकान का, क्योंकि आपके नाम पे प्रॉपर्टी नाम ट्रांसफर नहीं हुआ, तो जो ओरिजिनल ओनर है ना वो बोलेगा भाई आप 20 लाख कमा रहे हो, हमें भी कुछ दो, तो उनको 1 लाख या 2 लाख कुछ तो हिस्सा उनको देना पड़ेगा। बहुत तरह का कॉन्सेप्ट चलता है सर, मतलब जितना देखो उतना जानो, समझ में ना आए ऐसा हालत हो जाएगा, ठीक है। अब इसलिए जितना देखोगे जितना जानोगे उतना और नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है, नहीं तो ना ये सब किताब का लाइन बन के रह जाएगा। मैं आपको बस यही रिक्वेस्ट करता रहता हूँ सबको, ये सब लाइन नहीं है सर, दीज आर नॉट जस्ट थ्योरीज इन योर बुक्स, दिस इज लाइफ। ये सब लाइफ है, जिंदगी है, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से आपकी जिंदगी में काम भी आ सकता है। ओके सर, चलो ठीक है सर, ज्यादा ज्ञान ना बांटो। ओके सर। अच्छा, लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लीज होल्ड राइट, मशीनरी, ज्वेलरी, ये सब कैपिटल एसेट्स है। हाँ सर, ज्वेलरी,
जो हम लोग हमारे घर में माँ बहनें, वाइफ्स, मिसेस लोग पहनते हैं, ठीक है ना, सोना का, स्पेशली गोल्ड, जिसका मार्केट वैल्यू है बेसिकली, ठीक है, इसका नहीं मतलब जो भी नॉर्मल चीजें थोड़ी ना एसेट होगा सर। तो दिस इंक्लूड्स हैविंग राइट्स इन और रिलेशन टू इन इंडियन कंपनी। इट आल्सो इंक्लूड द राइट्स ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ एनी लीगल राइट, वो भी एसेट है। किसी इंडियन कंपनी में आपका राइट है या फिर किसी मैनेजमेंट में आपका राइट है, ठीक है। लेकिन इसमें ना कुछ और भी बात कहा है, द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल एसेट। सर पॉइंट भी नोटेड, जो सुनने में लगेगा एसेट है पर एसेट नहीं है। द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल एसेट, माने जिसको कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट करने का लोग कोशिश करते हैं, बट दैट इज नॉट कैपिटल एसेट। जैसे कि स्टॉक, स्टॉक माने आपका दुकान का स्टॉक भी हो सकता है, शॉप का, या फिर आपके घर में कुछ स्टॉक है, वो सब चीज नहीं आता है सर। कंज्यूमेबल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, माने आपके शॉप के अंदर या आपके बिजनेस के अंदर कोई रॉ मटेरियल्स है, ये सब अकाउंटिंग अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसे करंट एसेट तो कहते हैं सर। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक, कंज्यूमेबल, रॉ मटेरियल्स, दीज आर ऑल करंट एसेट्स। बट इन इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो बिजनेस का स्टॉक है, कंज्यूमेबल रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, जो आप अपने बिजनेस एंड प्रोफेशंस के लिए रखते हो। सपोज आप रियल एस्टेट का ही काम करते हो, रियल एस्टेट माने आप प्रोमोटिंग करते हो, बिल्डिंग बना के बेचते हो, तो आपके पास अगर बिल्डिंग्स भी है ना, तो आपके लिए वो स्टॉक है। लेकिन नॉर्मल लोग जो बिल्डिंग का बिजनेस नहीं करता, उनके लिए वो स्टॉक नहीं, वो एसेट, वो फिक्स्ड एसेट्स है। देयर इज अ डिफरेंस। कोई भी किसी के लिए कोई अगर स्टॉक है ना, तो उसे नॉर्मली कैपिटल एसेट नहीं मान सकते हम। जैसे केसी दास का रसगुल्ला उसका एसेट है, बट इसको बेच के जो गेन होता है उसे कैपिटल गेन नहीं बोला जा सकता। हेलो सर, आप माथा खराब करोगे। सर समझ रहे हो आप बात मेरा? केसी दास का रसगुल्ला उसका एसेट बिल्कुल है, इसी को बेच के उसका दुकान चलता है। अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम लोग इसे स्टॉक कहते हैं, और स्टॉक को अकाउंट्स में करंट एसेट कहते हैं। लेकिन किंतु परंतु बंधु, एक बात समझे आप, जब कोई पर्टिकुलर स्टॉक बिजनेस का स्टॉक है, उसको बेच के कैपिटल गेन नहीं हो सकता, बिकॉज वो कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं होता। अब केसी दास के लिए जो रसगुल्ला है, डीएलएफ नाम तो सुना ही होगा। केसी दास के लिए रसगुल्ला उसका स्टॉक है, डीएलएफ के लिए, हेलो, आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है सर? उनका बिल्डिंग स्टॉक है। थैंक यू सर। डीएलएफ के लिए उनका बिल्डिंग उनका स्टॉक है। तो डीएलएफ अगर बिल्डिंग बेच के कमाएगा, डीएलएफ अगर बिल्डिंग बेच के इनकम करता है, तो ये इनका कैपिटल गेन इनकम नहीं है। लेकिन डीएलएफ के जगह आप या मैं या कोई भी जिनका रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं है, वो अगर बिल्डिंग में इन्वेस्ट करता है, सपोज डीएलएफ का ये न्यू टाउन का बिल्डिंग, ये न्यू टाउन में ही है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, डीएलएफ न्यू टाउन में ये बिल्डिंग आपने मानो इन्वेस्ट करके रखा, मानो 60 लाख में आप इसको इन्वेस्ट करके रखा। ऐसा न्यू टाउन का ग्रोथ बहुत हाई है, स्पेशली इन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में अभी सबसे टॉप लेवल सिटी अगर कुछ डिमांडिंग है तो न्यू टाउन है। और स्पेशली बिहार से, उड़ीसा से, नॉर्थ ईस्ट के लोग न्यू टाउन में प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए पागल है। कोलकाता का लोग तो थोड़ा बहुत करता ही है, वो तो है ही, बट इवन अदर स्टेट से भी लोग आके न्यू टाउन में अपना फ्लैट खरीदना चाहता है। और न्यू टाउन अभी सीरियसली बिहार के लोगों के लिए, उड़ीसा के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़, वो न्यू टाउन में आके इन्वेस्ट मतलब फ्लैट परचेस करना चाहता है। ये सर मैं देख रहा हूँ, आजकल मैं देख रहा हूँ ये सब चीजें, इसलिए बोला आप। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि आज अगर आप इसको 60 लाख में परचेस करते हो, डिपेंडिंग ऑन दी जो भी दाम होगा, अब 60 लाख कोई पत्थर की लकीर थोड़ी है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपने 60 लाख पे इन्वेस्ट किया था और किसी और को 70 लाख में बेच दिया, तो ये जो 10 लाख आपने कमाया, ये कौन सा इनकम है? ये कैपिटल गेन है। फिर डीएलएफ अगर किसी और को
डीएलएफ को इसको मैन्युफैक्चर करना पड़ा, डीएलएफ इसको इन्वेस्ट के तौर पे नहीं किया था, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट फॉर डीएलएफ, ये उसका बिजनेस है, बिजनेस का स्टॉक है। अब आप बोलोगे सर वो भी तो इन्वेस्ट ही किया है बिजनेस पे। सर लैंग्वेज से ड्रामा नहीं करना है, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, ठीक है मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा उसके बारे में। बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट है, और नॉर्मल लोग जो अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट है, बट हम लोग यहाँ पर कैपिटल गेन में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, और एक्सेप्शनल में बात कर लेंगे सर कि डीएलएफ के लिए जो स्टॉक है वो उसका बेचने वाले का चीज है, ठीक है। रसगुल्ला जैसे केसी दास के लिए है, एग्जैक्टली डीएलएफ के लिए बिल्डिंग ठीक उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। केसी दास का रसगुल्ला जैसा है, डीएलएफ का बिल्डिंग वैसा है। तो डीएलएफ का बिल्डिंग बेच के डीएलएफ जो कमाएगा वो पीजीबीपी का पार्ट है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस। दैट इज इनकम टैक्स का 5 हेड में से जो एक हेड है पीजीबीपी, जो हम लोग हाल फिलहाल में कंप्लीट करके आए, है ना, उस हेड के अंदर जाएगा, उसका पीएल बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, फिर हिसाब किताब होगा। सर इतना सारा बात माथा क्यों खराब करते हो? अरे सर कहानी सुनो ना। अच्छा अच्छा, और एक बात सर, तो ये सब क्या बता रहा हूं मैं, कैपिटल एसेट का एक्सेप्शनल बता रहा हूं, याद रखिएगा। स्टॉक, कंज्यूमेबल्स, रॉ मटेरियल्स, जैसे मैं चलो डीएलएफ का ही बात करता हूं। डीएलएफ मानो कहीं पर बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस में है, हेलो, देखते हैं गूगल कुछ इमेज देता है कि नहीं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसे इसका सबसे बेस्ट है कि जैसे प्रोमोटिंग जब होता है आप देखना वहां पर चीजें पड़ा रहता है ना, सीमेंट, बालू, ठीक है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस में अगर रॉ मटेरियल्स पड़ा रहता है किसी भी बिजनेस का, तो वो रॉ मटेरियल भी उसका स्टॉक माना जाएगा, या फिर कंज्यूमेबल्स और रॉ मटेरियल्स माना जाएगा, उसे भी हम लोग एसेट नहीं मानेंगे। बात समझ रहे हो? हेलो, क्या बोलने से अच्छा रहेगा? फ्लैट क्या बोलेंगे, रियल एस्टेट, वर्क इन प्रोग्रेस। आप बोल सकते हो इस तरह का, ठीक है। जो भी बिल्डिंग में रॉ मटेरियल्स यूज हो रहा है, ठीक है, वो अभी कंप्लीट नहीं है, जो भी उसका चीजें पड़ा हुआ है, ये भी अब उसके एंगल से एसेट है वो, बट आप बात को नहीं समझ पा रहे हो। इनकम टैक्स के हिसाब से हम उसे कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, मैंने उसको बेच के अगर कुछ गेन भी होता है ना, वो पीजीबीपी का पार्ट होगा, वो कैपिटल गेन का पार्ट नहीं होगा। दैट इज द केस, क्योंकि इनकम टैक्स अपने इनकम को अलग अलग हेड में सेग्रीगेट कर देता है, अलग अलग हेड में सेग्रीगेट कर देता है। तो जो बिजनेस का इनकम है वो बिजनेस में दिखाया जाए, जो कैपिटल गेन का इनकम है वो कैपिटल गेन में दिखाया जाए, यही मेन कारण। सर माथा में जा रहा है ना? हेलो सर बोलो, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে, समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, और एक बात सर, पर्सनल गुड्स, जैसे कि हम लोग जो पहनते हैं कपड़ा, फर्नीचर हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, जो पर्सनल यूज में यूज होता है ऐसा फर्नीचर या कपड़ा। अच्छा कभी कभी ना क्लोथ्स के अंदर भी ना कुछ ऐसे होते हैं, जैसे दामी लहंगा नहीं होता सर, हेलो, लड़की लोग शादी करते हैं सर आजकल, लहंगा, बनारसी साड़ी, हाँ सर शादी में यूज होता है, और ये इंडियन वेडिंग्स का एक बहुत मतलब पहचान वाला चीज है, ठीक है, बहुत पहचान वाला चीज है, अच्छा होना भी चाहिए, ठीक है, थोड़ा वैभव होना चाहिए जिंदगी में ठीक है, दिखावा नहीं वैभव, दोनों में फर्क होता है, दिखावा एक चीज होता है, वैभव एक चीज होता है, ठीक है। मैं आपको लहंगा दिखाता हूँ, लहंगा में ये भी तो पर्सनल यूज वाला चीज है, तो लहंगा इवन रेंट पे मिलता है, आप समझ लो गूगल कर रहा हूँ लहंगा और रेंट बोल रहे हैं, यानी कितना दाम होता है लहंगा का, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख,
अच्छा लहंगा का बहुत दाम हो जाता है। तो जस्ट इमेजिन कब ये लहंगा पर्सनल यूज में एसेट यूज होता है सर, तो इसे क्या कैपिटल एसेट माना जाए? हाँ सर, क्या इसे कैपिटल एसेट मानेंगे? क्या कहते हो? लॉ क्या कहता है, टैक्स क्या कह रहा है, क्या ये कैपिटल एसेट है? सर क्योंकि ये पर्सनल पर्पस में यूज होता है, तो चाहे कितना भी महंगा हो, नॉर्मली इसे हम लोग कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हाँ कभी कभी कुछ होते हैं ना कि वो अगर ज्वेलरी पर्पस हो जाए, अब ये कुछ केसेस बना है, मैं आपको कुछ केस लॉ बताऊंगा। ठीक है, पूजा का बर्तन वगैरह है जो पर्सनल यूज माना जाता है, लेकिन पूजा का बर्तन अगर कोई गोल्ड का यूज करता है तो उसे कैपिटल एसेट मानेंगे कि नॉर्मल एसेट मानेंगे? ठीक है, इसको लेके कुछ केस हुआ है, आई विल डिस्कस इन लेटर स्टेज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, हाई कोर्ट में केस गया है। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है, डिपार्टमेंट का मन करे तो सबको एसेट बना दे, क्योंकि एसेट बना देंगे तो बेच के पैसा मिलेगा तो कैपिटल गेन होगा, और कैपिटल गेन होगा तो गवर्नमेंट के घर में रेवेन्यू जाएगा। डिपार्टमेंट का तो बस कलेक्शन से मतलब है, जितना कलेक्शन बढ़ाएगा उतना प्रमोशन होता है लोगों को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, I hope you understand. Personal goods such as clothes and furniture held for personal use भी capital asset नहीं है। एग्रीकल्चरल लैंड, अगर आपका गांव में जमीन है, हेलो, अगर आपका गांव में जमीन है और जमीन बेच के कमाओगे तो कैपिटल एसेट नहीं है सर। लेकिन गांव का जमीन बेच के भी तो पैसा मिलता है, हाँ मिलने दो, प्रॉब्लम नहीं है, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको कैपिटल एसेट के परव्यू में नहीं रखा। लेकिन हाँ इसमें कुछ कंडीशंस है, मैं आपको आगे बताता हूँ। माने एग्रीकल्चरल लैंड ऑब्वियसली गांव में है, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड होने से ही जो वो कैपिटल एसेट नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। डिपेंड करता है सिटी लिमिट से कितना दूर है। सिटी लिमिट समझ रहे हो, जैसे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, पूना, ओके, अहमदाबाद, जयपुर, नागपुर, वट जो भी बड़ा सिटी, कोयम्बटूर, चेन्नई, मद्रास, मैसूर, वट डिपेंडिंग ऑन द बिग सिटीज। अगर बिग सिटीज के आसपास में कोई जमीन है, उसका भी किलोमीटर रेंज है। ठीक है, जैसे हमारे कोलकाता में साइंस सिटी के ऑपोजिट साइड में है सर, नहीं है जमीन एग्रीकल्चरल लैंड। अब ये पर्सनल है कि सरकार का है, आई डोंट नो, बट है सर। धापा, धापर मार्ट बोलते हैं नॉर्मली, आईटीसी सोनार बांग्ला का होटल है। ठीक है, वहां पर आपको बहुत सारे एग्रीकल्चरल लैंड देखने को मिलेगा। कभी भी आप ईएम बाईपास पकड़ के जाओगे ना, जस्ट ऑपोजिट टू ये दिस वन, कुछ ऐसा ही एरिया है। यहाँ पर आपको मतलब एग्रीकल्चरल लैंड मिलेगा, उसको धापा बोलते हैं, धापर मार्ट। ठीक है, कोलकाता का डंपिंग स्टेशन है और उसको बेसिकली एग्रीकल्चरल की तरह यूज किया जाता है, तो वो भी एग्रीकल्चरल लैंड है, लेकिन सिटी से इतना क्लोज है, ये बेच के ना जो गेन होगा वो कैपिटल एसेट ही मान लिया जाएगा। करोड़ों का दाम है सर, अगर कल कभी भी बिकने का बात आया तो करोड़ों का वैल्यूज है। ये जैसे ये कोलकाता में साइंस सिटी के पास एक प्रोजेक्ट है, ये इसका नाम क्या है, ये बिल्डिंग का नाम मेरे घर से दिखता है ये, इसका नाम क्या है, भूल गया। क्यों जाने एडर नाम की, ये वाला प्रोजेक्ट मैं भूल गया, इसका नाम भूल गया। जो भी हो, मैंने इसके ऑपोजिट साइड में पूरा एकदम एग्रीकल्चरल लैंड है, एकदम साइंस सिटी के ऊपर है। तो आप समझ रहे हो ना कि एग्रीकल्चरल लैंड नॉर्मली कैपिटल एसेट नहीं है, बट सिटी लिमिट से कितना दूर है इस पे भी डिपेंड करता है कि उसको एग्रीकल्चरल लैंड माने कि ना माने। आगे बताते हैं सर, कंडीशन है उसका। 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स सर, गोल्ड बॉन्ड 1977 में गवर्नमेंट ने इशू किया था, कुछ बॉन्ड तो अभी डिसकंटिन्यू भी हो गया। ये 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 में इशू किया था, उसको बेच के भी अगर कोई गेन होता है वो भी कैपिटल गेन नहीं है सर। गोल्ड बॉन्ड क्या होता है सर, ये फिर से वही बात, बॉन्ड क्या है सर? बॉन्ड बेसिकली एक तरह का लोन इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का लोन इंस्ट्रूमेंट। जब कोई कंपनी या सरकार, ठीक है, उनको पैसा का जरूरत होता है, वो बॉन्ड इशू करता है।
और जो भी उसको बॉन्ड देता है, ठीक है, जो सब्सक्राइब करता है, वो बेसिकली गवर्नमेंट को या बैंक को, सॉरी इंस्टीट्यूशंस को लोन दे रहा है और बदले में इंटरेस्ट खाता है। जैसे 6.5% क्या है, इंटरेस्ट रेट है, 7% क्या है, इंटरेस्ट रेट है, लेकिन ये गोल्ड के बिहाफ में बना हुआ है। ऐसे आपको मैं आज के रेट में भी गोल्ड बॉन्ड के बारे में बता सकता हूं। सर आप समझ पा रहे हो मैंने क्यों बोला था कि कैपिटल गेन एक बहुत बड़ा एरिया है सर, जितना जानो जितना सुनो माथा खराब ही होगा। नॉलेज बहुत है सर इसमें। आरबीआई गोल्ड बॉन्ड, ये रिसेंट बॉन्ड का एरिया है। ये आरबीआई का साइट भी है कि आरबीआई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है, आप आरबीआई के साइट में जाके पढ़ सकते हो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। बेसिकली आरबीआई एक तरह का बॉन्ड इशू करता है जिसमें पब्लिक, एकदम सेफ एरिया है इन्वेस्टमेंट का, आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे बैंक में पैसा रखते हो वैसे बॉन्ड में पैसा रखो, ठीक है, और वो भी गोल्ड, उसके बदले आपको गोल्ड को मॉर्गेज करेगा गवर्नमेंट, ठीक है। व्हाट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये देखो, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड, दे आर सब्स्टिट्यूट ऑफ होल्डिंग फिजिकल गोल्ड। अगर आपको सोना में इन्वेस्ट करना है, सोना माने सोना कितना सोना है? समझ रहे हो सर, गाना है ना एक हिंदी फिल्म का, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। मैं वो वाला सोने का बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर गोल्ड का बात कर रहा हूँ सर। इन्वेस्टर्स हैव टू पे द इशू प्राइस इन कैश एंड द बॉन्ड्स विल बी रिडीम्ड इन कैश ऑन मैच्योरिटी, ठीक है। ये सब फाइनेंशियल मैटर्स है और ऑब्वियसली फाइनेंशियल मैटर ही आपका मतलब टैक्स का कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है। द बॉन्ड इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने अगर आपको गोल्ड पहनने का मन, आजकल न्यू जनरेशन उतना गोल्ड में इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन गोल्ड का वैल्यू को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, है ना। आजकल न्यू जनरेशन का क्या है ना, वो बात बात में गोल्ड उस तरह से पहनता नहीं है। हाँ, थोड़ा तनिक्स जैसे ब्रांड है या फिर मॉडर्न और भी ब्रांड है, उनका कलेक्शन मुझे भी अच्छा लगता है। बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि फिर भी पहले के जमाने में लोग जैसे गोल्ड में लदे हुए होते थे, आजकल का न्यू जनरेशन बात बात में गोल्ड नहीं पहनता है। लेकिन सर गोल्ड का एक वैल्यूएशन है, बहुत अच्छा वैल्यूएशन है, और टाइम टू टाइम वो बढ़ता भी है। तो अगर आप गोल्ड पहनना नहीं चाहते कोई बात नहीं, या गोल्ड घर में रख के बैंक के लॉकर में रख के आपको डर लगता है, फिर रोज एक बार करके जाओ बैंक में लॉकर में देखो, वैल्यूएशन है, जिंदगी भर उसको सुरक्षित रखो, कोई बात नहीं, आप गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगा दो। मार्केट में गोल्ड का वैल्यू जैसे बढ़ेगा गवर्नमेंट उस हिसाब से आपको देगा, और आप इसको बाद में रिडीम भी कर सकते हो। तो मैं कभी गोल्ड बॉन्ड के बारे में और डिटेल्स में बात कर लूंगा, ठीक है। एक्चुअली करंट गोल्ड बॉन्ड मेरा बोलने का मैटर नहीं था, मैं बस आपको बोल रहा हूँ गोल्ड बॉन्ड क्या है। जैसे आजकल चलते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, 1977 में आरबीआई नहीं, गवर्नमेंट ने ही गोल्ड बॉन्ड इशू किया था, 6.5% गोल्ड बॉन्ड 19, बट इसे कैपिटल एसेट के बाहर रखा गया। नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड माने गवर्नमेंट अपने देश के डिफेंस को मजबूत करने के लिए गोल्ड बॉन्ड इशू किया था 1980s में, पब्लिक से लोन लिया था एक तरह से। और इसका मतलब ऐसा है कि जब पब्लिक गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाता है, इसका मतलब है कि पब्लिक जो है वो फिजिकल गोल्ड की जगह वर्चुअल गोल्ड पे पैसा लगा रहा है। माने आप ऐसे ही मानो कि आप गोल्ड में ही पैसा लगा रहे हो, ऐसा मैटर है सर। बाकी अगर किसी को गोल्ड बॉन्ड के बारे में बहुत ज्यादा जानना है, आप आरबीआई के साइट में जाके भी चेक कर सकते हो, या फिर मुझे कभी टाइम मिले तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ऐसे में ये सब शेयर मार्केट क्लास में, म्यूचुअल फंड क्लास में मुझे मौका मिलता है वहां पर बताने का, तो मैं वहां भी बता देता हूँ। स्पेशल बियरर बॉन्ड, ये भी एक तरह का वही बॉन्ड, मैंने बेसिकली बंगाली में बोलते हैं ऋण पत्रो, ओके। सरकार को चाहिए ऋण माने लोन, बदले में आप क्या दोगे उनको, पैसा। सर कितना वैल्यू होता है, सर मोटा मोटी 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसा होता है। जैसे यहाँ पर गोल्ड बॉन्ड का क्या चल रहा है, दे के रखा होगा सर, कितना आप मैक्सिमम भर सकते हो वो भी बोल दिया होगा, ठीक है, बाद में चेक कर लेना सर। तो स्पेशल बियरर बॉन्ड अभी बंद हो गया है, बट ये भी एक जमाने में होता था। अभी भी अगर किसी के पास है तो एसेट बेच के गेन नहीं होगा। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम
और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम 2015। ठीक है सर, ये क्या लिस्ट था? ये क्या लिस्ट था सर? ये कैपिटल एसेट का एक्सेप्शन था। माने अगर इस तरह का एसेट आपके पास हो तो गवर्नमेंट उसे कैपिटल एसेट के बाहर रखता है। समझ गए सर? चलो प्लीज टेल मी, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? কিরে বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? নীल, अयन, कोनिका बोलो सर, सैनोन, किसी का आज आवाज ही नहीं आ रहा है, क्या बात है? पिंकी, यस हाँ सर। सर। राहुल, বোঝা যাচ্ছে তো? हाँ सर। ओके सर, यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, बहुत गहरा चीज है लेकिन कठिन नहीं है, बस थोड़ा माथा लगाना है। अरे हवा में पढ़ने से नहीं होगा, मैंने हवा में पढ़ने से मैंने जैसे वो बचपन पढ़ते ना ऐसे घाड़ हिला हिला के एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं करना है। समझ के पढ़ो, गहराई को समझो तो याद रहेगा, नहीं तो कितना रट्टा लगाओगे, मैंने कत मुखस्त करबे, पागल हो जावे। ये मुखस्त करने का चीज नहीं है, रटने का चीज नहीं है ये सब। दिमाग में आपको रखना पड़ेगा तो याद रहेगा। हाँ, थोड़ा सा मेहनत करोगे, थोड़ा अभी स्टार्टिंग में ऑब्वियसली मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि मेरे जैसा कॉन्सेप्ट है आपका एकदम रातों रात बिल्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट टेक टाइम। बट फिर भी कोशिश करो कि अंडरस्टैंडिंग के साथ याद करना, तो फिर भूलोगे नहीं। क्योंकि एग्जाम में आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन का सामना करना पड़ सकता है। फिर आप, हो सकता है कि 6.5% गोल्ड बॉन्ड बोल के कैपिटल गेन दे दिया, फिर आपको पूछ रहे ट्रू की फॉल्स। आप गोल्ड सुन के आपको लगा कि गोल्ड तो एसेट है तो फिर ये कैपिटल गेन है, लेकिन 6.5% 1977 बाद जो गोल्ड इशू गवर्नमेंट ने किया था गोल्ड बॉन्ड, वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, गवर्नमेंट ने बोला। तो फिर अगर आपने ये बात कभी पढ़ा नहीं तो फिर आप कैसे जवाब दोगे? तो ना तो आप ट्रू फॉल्स का जवाब दे पाओगे और ना ही आपको उसका रीजंस पता है। ओके अच्छा, नॉर्मली लोगों को ये पता हो जाता है जब वो कैपिटल गेन पढ़ता है बेसिक लेवल में, उसको ये पता लग जाता है कि एग्रीकल्चरल लैंड जो होते हैं हमारे देश में, एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं है। बात को समझे, एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं है। ये मैंने अभी आपको बोला कि अगर आपके गांव साइड में जमीन है जो एग्रीकल्चर करने के लिए है, ठीक है, वो कैपिटल एसेट नहीं है। तो गांव का जो भी फार्मर्स होते हैं वो जमीन वगैरह बेचता रहता है। तो एग्रीकल्चरल लैंड बेच के अगर आपको इनकम होता है वो आपका इनकम है, ठीक है, उसके पे कैपिटल गेन इनकम टैक्स नहीं लगेगा, सिंपल बात। ठीक है, और ऐसे भी एग्रीकल्चरल इनकम का अलग हिसाब है कि आप एग्रीकल्चरल करके इनकम करते हो, वो भी एग्जेम्प्टेड है टू सम एक्सटेंट, मैंने नॉर्मली एग्जेम्प्टेड है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, बट उसमें भी एक रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन लगता है। ये चीज मैंने ऑलरेडी जिन लोगों को करा दिया उनको जरूर पता होगा कि इनकम विच डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम। सर पॉइंट को समझे, सब जुड़ जाते हैं सर। इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ये क्या बताता है? इसमें एग्रीकल्चर इनकम भी है। तो एग्रीकल्चर इनकम नॉर्मली इनकम होता नहीं है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के तहत। बट यस सर, अगर इनकम एनुअल इनकम 5,000 से ज्यादा हो जाए एग्रीकल्चरल से, आपका दूसरा इनकम 2.5 लाख क्रॉस कर जाए, ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स लग सकता है। उसे रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन कहते हैं। तो जिन लोगों ने कर लिया उनको कंग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ उनको बाद में मैं एग्रीकल्चर इनकम फिर से कराऊंगा। सो डोंट वरी, ये नॉर्मली बेसिक के बाद ही मैं कराता हूँ। जैसे ही बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स हो जाते हैं फिर मैं कराता हूँ। जिनका एग्जाम आसपास में है वो ऑब्वियसली बैकअप से करे और डाउट क्लियर कर ले। जिनका एग्जाम देरी है वो वेट कर जाए, बाद में लाइव कर लेना, या फिर मन है तो कर लो, नो इशू। पढ़ाई का कंजूसी नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं अभी आपको एग्रीकल्चरल लैंड पे फिर से क्यों बात कर रहा हूँ? रीजन है सर, एग्रीकल्चरल लैंड नॉर्मली कैपिटल एसेट नहीं है, बट मैं आपको बोल रहा था ना कि अगर साइंस सिटी के ऑपोजिट साइड में भी एग्रीकल्चरल होता है, धापर मार्ट बहुत फेमस है,
ऐसे धापर मार्ट में क्या क्या पड़ता है लोगों को पता है कोलकाता में, वही उसमें गोभी बनता है सर, कॉलीफ्लावर, टेस्टी नहीं होता बट बड़ा बड़ा होता है। मैनियर कहाँ से मिलता है मैं बताऊंगा नहीं, जो भी हो। सो पॉइंट इज दैट कि एग्रीकल्चरल लैंड अगर सिटी के आसपास है, सिटी माने जैसे कि कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, आपको ऑलरेडी मैंने बोला। रूरल एरिया माने रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, एनी एरिया व्हिच इज आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस या कैंटोनमेंट बोर्ड, जिसका पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है ना सर, उसे हम नॉर्मली सिटी या म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं। एनी एरिया व्हिच इज आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड, या फिर कोई एरिया जो 10,000 की जनसंख्या से ज्यादा है और मोर इज कंसिडर्ड इन रूरल एरिया, ऑल्सो इट शुड नॉट फॉल विद इन डिस्टेंस गिवन बिलो। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर कोई लैंड, ठीक है, रूरल लैंड एरियल डिस्टेंस, ठीक है, नॉट बाय रोड और बाय रेल, एरियल डिस्टेंस 2 किलोमीटर फ्रॉम लोकल लिमिट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है? ये ब्रिटिश पीरियड का कॉन्सेप्ट है। ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिश अपने मिलिट्री लोगों को, माने अपने ब्रिटिश सेना को, माने बेसिकली ब्रिटिश सेना कोई नहीं था, सब इंडियन थे। हम लोग चमचागिरी करते थे ब्रिटिश का, इतना चमचा बन गए थे कि चमचागिरी आज तक नहीं गया। समझ रहे हो सर? हम लोग ऐसा लगेगा ना ब्रिटिश आर्मी, अरे कौन सा ब्रिटिश आर्मी? ब्रिटिश आर्मी नहीं था, इंडियन आर्मी ब्रिटिश आर्मी होके काम करता था। मैंने जितना लोग इंडिपेंडेंट मूवमेंट में मारा गया वो ब्रिटिश के हाथों नहीं मारा, इंडियंस ने ही इंडियंस को मारा। गजब का देश है, यानी गजब का चमचागिरी है। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। जिस बंदूक से भारतीय को मारा उस बंदूक से ब्रिटिश को मार देते। हाँ, यानी दिमाग जब घुसा भर जाता है ना, और इतना ब्रेन वॉश होते हैं और लोग इतना सेल्फिश हो जाते हैं। अरे भाई, सब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के पास सारे बंदूकें थे, तो उस बंदूक से 40-50 हजार ब्रिटिश इंडिया में रहता था, उनको नहीं मार सकता था? जालियनवाला बाग में जाके पंजाबी को मार दिया। हाँ सर, वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में। अब समझ रहे मैं कहना क्या चाहता हूँ? जो भी हो, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा बह जाता हूँ। इमोशनल मैटर है। कभी अगर हो सके ना अमृतसर जाना सर, अमृतसर में अगर गए हो तो बहुत अच्छा बात है, वहां पर आप जालियनवाला बाग जरूर विजिट करना। जालियनवाला बाग प्लीज मस्ट विजिट, हर इंडियन को जाना चाहिए, देख के आना सर, एटलीस्ट कुछ तो समझ में आएगा। और एक होता है अमृतसर सिटी में, और एक है पार्टीशन म्यूजियम, मस्ट विजिट सर, पार्टीशन म्यूजियम देख के आना, कुछ तो समझ आएगा कि देश कैसे बनता है और क्या, मतलब सच्चाई क्या था। जो भी हो, 2 किलोमीटर फ्रॉम लोकल लिमिट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड। जैसे हमारे यहाँ पर कोई कोलकाता में एक है सर दमदम कैंटोनमेंट, बैरकपुर भी कैंटोनमेंट एरिया ही था। जैसे दिल्ली में, दिल्ली के पास है ना आगरा कैंटोनमेंट, स्टेशन भी है, ऐसे लिखा था आगरा कांट, ऐसा लिखा रहता है। दमदम कांट स्टेशन भी है ना कोलकाता के पास, दमदम के पास ही दमदम कैंटोनमेंट स्टेशन भी है। तो ये कैंटोनमेंट एरिया बेसिकली आर्मी का छावनी होता था ब्रिटिश पीरियड में। तो वहां पर ना पूरा एकदम एक टाउन बन जाता था। समझ रहे हो? ऐसे हर स्टेट में है, मुझे सारा नाम तो नहीं पता, पर जितना मुझे थोड़ा सा नॉलेज है मैं आपको बताया। तो इसलिए यहाँ पर कैंटोनमेंट वाला बोर्ड का नाम यूज किया। अब किसी को अगर कैंटोनमेंट बोर्ड, वो रट्टा लगाएगा, इसलिए मैं बोल दिया रट्टा नहीं लगाना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता था। ठीक है, मन में सवाल आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए मन में कि नाम कहां से पड़ गया। जो भी हो, तो 2 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड। Population, if the population of the municipality or cantonment board is more than 10,000 but not more than 1 lakh, माने कोई शहर का जनसंख्या किसी सिटी का या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का या म्यूनिसिपैलिटी का या कैंटोनमेंट बोर्ड का जनसंख्या 10,000 से 1 लाख के बीच में है और कोई जमीन उसके 2 किलोमीटर के अंदर है, ओके,
तो वो जमीन हो सकता है कोई गांव में है या कोई रूरल एरिया में है, पंचायत एरिया में है, बट यहाँ पर पंचायत एरिया में ये नहीं देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि वो टाउन से कितना दूर में है। अगर 2 किलोमीटर के अंदर है तो फिर वो कैपिटल गेन के अंदर आ जाएगा, माने उसको कैपिटल एसेट ट्रीट कर लेंगे। आप बात समझ गए ना सर? हेलो, आप लोगों को बात समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना इस पॉइंट को। अगर कोई एरिया का पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में, माने थोड़ा सा बड़ा शहर, ठीक है, थोड़ा बड़ा शहर, 1 लाख से 10 लाख, जैसे अगर मैं वेस्ट बंगाल के अंदर बात करूं, लाइक आसानसोल, ठीक है, लाइक सिलीगुड़ी, ठीक है, दुर्गापुर भी आ जाएगा, खड़गपुर आ जाएगा, ठीक है, 1 लाख टू 10 लाख के बीच में। और भी बहुत सारा सिटी है वेस्ट बंगाल में जो 1 लाख से 10 लाख के बीच में है। भुवनेश्वर उड़ीसा से, कटक, ठीक है, आसपास का बोल रहा हूँ, जमशेदपुर झारखंड में, 1 लाख से 10 लाख के बीच में नॉर्मली। अगर ऐसा सिटी है और उसके 6 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, तो उसे भी कैपिटल एसेट ट्रीट किया जाएगा विद इन 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर में बाहर है तो फिर वो एग्रीकल्चरल लैंड प्योर है और उसको बेच के कैपिटल एसेट नहीं होगा, कैपिटल गेन नहीं होगा। और अगर कोई बिग सिटी है, जैसे कि आपका हमारा प्यारा सा कोलकाता, ठीक है, चाहे प्यार करो ना करो, प्यार तो करना पड़ता है जो भी हो। तो 2 मामलों में, जब दुर्गा पूजा आते हैं कोलकाता को बहुत प्यार होता है लोगों को, लेकिन जब नौकरी नहीं मिलता, बंगाल का पॉलिटिकल सिचुएशन देखते हैं एकदम बेकार है, एकदम খারাপ হয়ে গেছে, কিচ্ছু নেই কলকাতাতে, ঠিক আছে, কিন্তু যখন দুর্গাপূজা আসবে আমার শহর কলকাতা। बंगाली का इमोशनल लेवल ही अलग है सर, ठीक है, मैं खुद बंगाली होके बोल रहा हूँ आपको, ঠিক আছে, যখন চাকরি বাকরি থাকবে না তখন বাংলা ভালো না, ঠিক আছে, কিন্তু যখন দুর্গাপূজা আসবে তখন বাংলার থেকে ভালো জায়গা নেই, होना भी चाहिए थोड़ा बहुत तो, जो भी हो, पॉइंट भी नोटेड सर। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बिग सिटी, ऐसे करेंटली इंडिया में 8 मेट्रो सिटी है, मैं इसको मेट्रो सिटी में अंदर रखा गया है। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई ये पुराना है, ठीक है, और 4 और जुड़ गया है सर, बैंगलोर, हैदराबाद, पूना और अहमदाबाद, ठीक है, 4 + 4 8 और भी सिटी है जो मेट्रो सिटी के अंदर इंक्लूड हो रहा है, जैसे सूरत वगैरह है, नागपुर वगैरह है, तो जुड़ रहा है और भी। बेसिकली जहां पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर हो, ओके, जैसे वेस्ट बंगाल, कोलकाता का पॉपुलेशन मतलब मेगा सिटी का 1.5 करोड़ के आसपास है, ठीक है, दिल्ली सबसे ज्यादा है अभी, बॉम्बे सेकंड में है। अच्छा, तो अगर 10 लाख के ऊपर है और उसके 8 किलोमीटर के रेडियस में कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, ओके, तो उस जमीन को भी कैपिटल एसेट ट्रीटमेंट किया जाएगा और उसे बेच के अगर पैसा मिलेगा तो उसको कैपिटल गेन माना जाएगा। रीजन है सर, जैसे मानो सिटी के आसपास पे जमीन जो होता है ना, उसमें शायद एग्रीकल्चरल हो रहा हो, लेकिन इसका ना एक अलग लेवल ऑफ क्या बोलते हैं उसको, अम्यूजमेंट वैल्यू है। लोग वहां पर मस्ती मजाक करने जाते हैं, जैसे होता है ना सर फार्म हाउस टाइप का, शादी ब्याह करते हैं, तो वहां पर करोड़ों का वैल्यू हो जाता है। कोलकाता के आसपास जैसे मध्यमग्राम, पहले तो, अभी तो मध्यमग्राम कोलकाता हो गया, एक जमाने में मध्यमग्राम एरिया में लोग यही करने जाता था, मैंने वहां पर फार्म हाउस होता था, आज भी है, तो उस एरिया को पूरा एकदम लाख 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 वैल्यू में लोग उसका बिजनेस करता था। एग्रीकल्चरल लैंड है, तालाब है, फार्म हाउस है, बैंगलोर साइड में, दिल्ली साइड में, गुड़गांव साइड में, तो हो सकता है एग्रीकल्चरल लैंड, बट उसका एक अलग लेवल ऑफ वैल्यूएशन। तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इस रूल को इस तरह से बनाया। आई होप यू अंडरस्टैंड। गहराई है बातों में, बट समझ में आया कि नहीं बताओ? अरे बोलो सर, जल्दी बोलो, इतना देरी ना करो। हेलो, Yes, sir. आया समझ में? सिर्फ इनकी को ही समझ में आया, बाकी लोगों को नहीं? हाँ, Yes, sir. ओके सर, Yes, sir. ओके सर। थोड़ा हाँ ना बोलने से ना मेरे को भी थोड़ा सा कैपिटल गेन की तरह फीलिंग आता है,
हाँ बोलने से कैपिटल गेन, ना बोलने से कैपिटल लॉस हो जाता है मेरा। सर मजाक ना करो, पढ़ाओ। ओके ठीक है सर, नो मजाक, ओनली पढ़ाई। अच्छा मैं एक एग्जांपल कराता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। जो अभी अभी आपको मैं एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर बताया, इसके ऊपर एक एग्जांपल करा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछता है कि अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड एरियल डिस्टेंस पे, हाँ सर, बाय रोड या बाय रेल, ऐसा नहीं, एग्रीकल्चर एरियल डिस्टेंस माने हवा में, ठीक है, हवा में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, हवा माने सर, हवा माने एयर के थ्रू से, ओके। शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड रेफर टू इन आइटम। जैसे कि अगर कोई जमीन 1 किलोमीटर के रेंज में है और जिस पर्टिकुलर टाउन के 1 किलोमीटर के रेंज में है, टाउन और सिटी। अच्छा यहाँ पर एक बात है सर, पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू लास्ट प्रोसीडिंग सेंसस ऑफ व्हिच दिस रेलेवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब आप बोलोगे सर ये सेंसस क्या होता है, क्या होता है, बोलो सेंसस क्या होता है। बोलो सर सेंसस क्या होता है। अरे कोई तो बोलो सेंसस क्या होता है। किसी को नहीं पता सेंसस क्या होता है। क्या शेयर मार्केट है कहा होता है? सेंसेक्स नहीं, सेंसस। सेंसेक्स तो बीएसई का इंडेक्स होता है सर, मैं सेंसस पूछा। सेंसस किसे कहते हैं। Population हाँ counting. थैंक यू सर, पॉपुलेशन काउंटिंग, जनगणना, ओके। तो लेटेस्ट सेंसस इंडिया में 2011 में हुआ था, 2021 में हुआ है कि नहीं पता नहीं सर, अभी तो रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ। तो यही बोला कि पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द लास्ट प्रोसीडिंग सेंसस, प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ व्हिच द रेलेवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, माने फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर क्या है, 1 अप्रैल। जैसे करंट प्रीवियस ईयर क्या है, करंट प्रीवियस ईयर चल रहा है 22-23, तो 1 अप्रैल 2022 क्या है, 22-23 का पहला दिन, है ना। करंट प्रीवियस ईयर यही चल रहा है सर, इनकम टैक्स बेसिक्स का चैप्टर कर लो, वहां पर प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर एकदम क्लैरिटी से समझाया गया है। स्किप मत करना, ऐसा कोई बात नहीं जो हम लोग क्लास में डिस्कस नहीं करते, बट स्किप मत कर देना, जंप मत कर देना, तो फिर ना फिर बोलोगे सर पढ़ा नहीं। तो 1/4/22 जो फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर में किसी पर्टिकुलर कंट्री का जो सेंसस है, जैसे इंडिया का, पर्टिकुलर कंट्री या जरूरत नहीं है, इंडिया का बात चल रहा है, ये इंडिया का इनकम टैक्स है। तो क्वेश्चन पूछता है कि 9,000 पॉपुलेशन है, 1 किलोमीटर के अंदर जमीन है, तो क्या लैंड को कैपिटल एसेट बोलेंगे, यस और नो। अभी अभी आपको मैंने कंडीशन पूरा पढ़ाया। 9,000 पॉपुलेशन पे विद इन 1 किलोमीटर रेंज में जमीन है किसी का, ठीक है, अगर उसे बेच देंगे, मैंने बेसिकली बेचे ना बेचे फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन इज दैट कैपिटल एसेट है कि नहीं। 9,000 पॉपुलेशन वाला एक सिटी है, सॉरी टाउन है, 9,000 में सिटी नहीं बनता। सर 10,000 होना चाहिए तब। यस सर, मिनिमम क्राइटेरिया तो 10,000 है, तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं किया, तो फिर ये कैपिटल एसेट कैसे होगा। वेरी गुड सर, ऐसे दिमाग लगाओ ना, कंडीशन नहीं भूलना है। ठीक है, मैं समरी कर दूं फिर से कंडीशन का, चलो। पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा हो, जमीन 2 किलोमीटर से 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के अंदर हो, ठीक है। पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से कम है, तो 2 से 6 किलोमीटर के अंदर जमीन हो, और पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है और जमीन 6 से 8 किलोमीटर के रेंज के अंदर रहे, तो उस सभी जमीन को, भले ही वो एग्रीकल्चरल लैंड है, फिर भी हम उसे कैपिटल एसेट बोलेंगे। दैट्स द केस, ओके। अब आपके सामने चुनौती यही है कि आप आइडेंटिफाई करो फटाफट
बताओ मुझे, पॉपुलेशन क्राइटेरिया के हिसाब से और किलोमीटर के डिस्टेंस के हिसाब से, एरियल डिस्टेंस के हिसाब से। पॉपुलेशन 12,000 है, 1.5 किलोमीटर के अंदर जमीन है, क्या वो कैपिटल एसेट ट्रीट होगा? हाँ सर। क्यों? रीजन क्यों? रीजन बताओ जल्दी। सर 10,000 से ज्यादा है, 2 लाख किलोमीटर का अंदर है। 10,000 से, 2 किलोमीटर अंदर है। हाँ वेरी गुड सर, 10,000 से ज्यादा है और 2 किलोमीटर के अंदर है, तो यस, थैंक यू सर। 11 लाख का पॉपुलेशन से 2 किलोमीटर के अंदर लैंड है, ये तो आंख बंद करके है ना, आंख बंद करके ये सर, क्योंकि 2 किलोमीटर के, 10,000 के लिए 2 किलोमीटर फुलफिल हो जाता है, तो 11 लाख तो बहुत बड़ी चीज है। 80,000 का पॉपुलेशन से 3 किलोमीटर में जमीन है, बोलो जल्दी बोलो। सर आंसर दिख रहा है, मुझे भी पता है, लेकिन रीजन के साथ बताओ। 1 लाख होना चाहिए। ये 1 लाख होना चाहिए था, है ना, तब ये होता। तो 80,000 पॉपुलेशन में 3 किलोमीटर के अंदर अगर लैंड है, ठीक है, तो भी फुलफिल नहीं होगा। वेरी गुड सर, इसीलिए ना हो गया, इसीलिए कैपिटल एसेट ना हो गया। 3 लाख पॉपुलेशन, 4 किलोमीटर में जमीन, यस यस सर बिल्कुल, क्योंकि 1 लाख का जो मिनिमम क्राइटेरिया था 1 लाख से 10 लाख होना चाहिए था, और ये कितना किलोमीटर के अंदर होना चाहिए था? 2 से 6, 2 से 6, 1 लाख से ज्यादा पर 10 लाख से कम, 2 से 6 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए था, और वो हुआ है, 4 किलोमीटर है। ठीक है सर, और बता दो, 12 लाख का पॉपुलेशन है, 5 किलोमीटर में जमीन है, सर 8 किलोमीटर तक अलाउड है, तो ये सर 8,000 पॉपुलेशन 6 किलोमीटर हो ही नहीं सकता, मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, नो है। 4 लाख पॉपुलेशन 7 किलोमीटर में जमीन, कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ? 10 लाख। ओए ठीक से बोलो, 1 से 10 लाख के बीच में तो है। 1 लाख से 10 लाख के बीच में तो है सर, क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो फिर ना क्यों हो गया? सर 6 से 8 किलोमीटर के बीच में होना चाहिए 10 लाख। सर वो तो 10 लाख के ऊपर जाने से, ये तो 7 किलोमीटर है, तब तो फुलफिल हो जाता। सर 4 लाख है। हाँ 4 लाख है, 7 किलोमीटर है, तो मैं ना क्यों हुआ फिर? मैं, तुम बोल रहे हो ये होना चाहिए, नो सर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसी का तो जवाब बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, किसी कोई जवाब दे रहा था, बोलो सर। सर बहुत सिंपल है ना, ये 6 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए था, तब हाँ होता। आप यही जवाब मैं ढूंढ रहा था, अब इनकी 6 से 8 बोल रहा था, इसलिए मैं ना कर दिया। 6 से 8 के अंदर तो 7 आ जाता है, तब तो प्रॉब्लम नहीं था। अगर ये विद इन सर 6 6 से किलोमीटर, 8। हाँ बोलो। सर मैं बता रही थी कि 6 से 8 के बीच में 10 लाख होना चाहिए, मैं वो बता रही थी। अच्छा तुम नेक्स्ट में चले गए, नहीं सर तुमको बोलना चाहिए था कि सर 1 से 10 लाख वाला तो फिल हो गया, बट ये 6 किलोमीटर के अंदर होता तो हाँ होता, क्योंकि 6 किलोमीटर के अंदर नहीं है, इसलिए ना हो गया, ये थोड़ा प्रोमिनेंट होता सर। ठीक है, तुमको समझ में आ गया, ओके। 10,50,000 माने मोर देन 10 लाख है, 8 किलोमीटर में जमीन है, कैपिटल एसेट है कि नहीं है? अब बताओ, मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन है,
8 किलोमीटर में लैंड है, फुलफिल कर रहा है सर दोनों कंडीशन? यस हाँ सर। सर, बिल्कुल कर रहा है। 6 to 8 होना चाहिए, वो भी कर रहे हैं, और 10 लाख के ऊपर भी हो गया तो यस। इसका बता दो 15 लाख और 9 किलोमीटर, क्या प्रॉब्लम है इसमें? मुद्दे हाँ, होता 6 to 8 के अंदर होना चाहिए था, या फिर बेसिकली अप टू 8 के अंदर होना चाहिए। 6 to 8 बोलो या अप टू 8, अप टू 8 के अंदर होना चाहिए था, तो फिर ये यस हो जाता, लेकिन नहीं हुआ ना, तो ना हो जाएगा। बच गए, जिसका जमीन था बच गया, बेच के पैसा उतना ही मिला है ऑलमोस्ट। हाँ, वैल्यूएशन कम हो जाता है ऐसे, बट फिर भी भाव मिल जाता है, फिर भी दाम मिल जाता है, लेकिन कैपिटल गेन के चक्कर में फंसना नहीं पड़ा। समझ रहे हो सर, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। मानो आपका गांव में जमीन है, जमीन का पैसा बेच दोगा, तो फिर पैसा क्या करोगे? बैंक में डालोगे, बैंक बोलेगा फिर इतना पैसा, लेकिन अगर आप प्रूव कर देते हैं ना कि आपका एग्रीकल्चरल लैंड का पैसा है, तो सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो खुद ही नियम बना के रखा है। तो टैक्स बहुत ही मतलब सेंसिटिव वे में सब चीज बोला है, जानोगे तो सब चीज आसान लगेगा, नहीं जानोगे तो टफ लग जाएगा। ओके, टाइप ऑफ कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, है ना? मैं ऑलरेडी आपको बता रहा था शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में, ठीक है। इनहेरिटेड में बाद में बात करते हैं, एक बार शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को समझा देते हैं सर। चलो, एक समरी पॉइंट्स है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म समझाने का, मैं वहीं से बता देता हूँ। इसे कहते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। क्या कहते हैं सर इसे? पीरियड ऑफ होल्डिंग। माने कोई एसेट कितना दिन तक होल्ड करने से आप उसे शॉर्ट टर्म कहोगे और लॉन्ग टर्म कहोगे। मैं ऑलरेडी इस पॉइंट पे एक बार चर्चा कर रहा था, लेकिन सारा पॉइंट डिस्कस नहीं किया, कुछ ही पॉइंट डिस्कस किया। जैसे मैं लैंड बिल्डिंग बोला था और शेयर के बारे में बोला था, बट अभी मैं बाकी सब मैटर बोल देता हूं एक बार। देखो सर, अच्छा एक बात है, कोई एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी चेंज हो जाता है, क्योंकि टैक्स रेट अलग अलग एसेट का अलग अलग है। ऐसा है क्या? हाँ सर ऐसा ही है, बताता हूं। जैसे 12 महीने का सुन लो कहानी, कहानी 12 मंथ्स की। अगर आपके पास कोई एसेट है, जैसे कि कोई एसेट माने कोई भी एसेट नहीं, किस तरह का एसेट? मानो आपके पास सिक्योरिटीज है। सिक्योरिटी माने, सिक्योरिटी माने ये सब कंपनी लॉ का मैटर है। शेयर बोला, कॉर्पोरेट लॉ में चल रहा है ना, शेयर डिवेंचर, ठीक है। आपके पास अगर बॉन्ड है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर, कुछ भी आपके पास शेयर है, डिवेंचर है, बॉन्ड है, अदर देन यूनिट। यूनिट किसका होता है सर? यूनिट तो म्यूचुअल फंड्स का होता है, उसको छोड़ के, म्यूचुअल फंड यूनिट को छोड़ के, ठीक है। लिस्टेड इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में नॉर्मली 7 एक्सचेंज है जो एक्टिव है, बट आप लोग पॉपुलरली जानते हो 2 एक्सचेंज को, एक होता है बीएसई, दूसरा होता है एनएसई। इसके अलावा और भी एक्सचेंजेस हैं, जैसे मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, कमोडिटी एक्सचेंज है, एमसीएक्स है। ऑलमोस्ट 7 एक्सचेंज है जो एक्टिव है, बट मेनली बीएसई एनएसई इज एनफ टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर आपके पास एक स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड शेयर है, आपके पास बॉन्ड है, ठीक है, या डिवेंचर्स हैं, वो अगर आप 12 महीना होल्ड करते हो फिर बेचते हो तो लॉन्ग टर्म, अगर 12 मंथ्स के अंदर बेच देते हो तो फिर शॉर्ट टर्म। यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, सर ये क्या है? इक्विटी ओरिएंटेड फंड, सर ये एक म्यूचुअल फंड है। आप लोगों में से किसी ने म्यूचुअल फंड क्लास किया है मेरे पास? अच्छा, मेरे पास ना भी किया हो, कभी पढ़ा है म्यूचुअल फंड? अगर पढ़ा है तो वहां पर आपने जरूर इस फंड के बारे में सुना होगा। उसे इक्विटी ओरिएंटेड फंड कहते हैं,
जिस म्यूचुअल फंड में एटलीस्ट 75% म्यूचुअल माने इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, इक्विटी माने शेयर में, कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट होता है, बाकी 35% अगर बॉन्ड में या डिवेंचर में, लोन फंड में इन्वेस्ट होता है तो उसे इक्विटी फंड बोलते हैं। चलो 75 नहीं, सॉरी सर 65, मैं गलत बोल दिया थोड़ा सा। इक्विटी ओरिएंटेड फंड एक म्यूचुअल फंड है in a case where the fund invested in the units of another fund which is traded on a recognized stock exchange, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, माने जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ट्रेड करता है ऐसा शेयर, ऐसे शेयर में कंपनी ने पैसा लगाया। मैं आपको बता देता हूँ, 2 मिनट रुको, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है 2 मिनट में बता दूंगा। ज्यादा डिटेल्स में जिसको पढ़ना है वो म्यूचुअल फंड क्लास लेके कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक एक फंड के बारे में बोला जाता है और आप लोगों का फाइनेंशियल नॉलेज के लिए भी जरूरी है। आपका क्यों, घर का सभी का, आपके घर में जो है दुनिया भर में लोगों को जानना चाहिए। लेकिन फिलहाल छोड़ो सर। A minimum 90% of the total proceeds of such fund is invested in units of such other fund and, ठीक है, such other fund also invest a minimum of 90% of its proceeds in the equity shares of domestic companies listed in a recognized stock exchange. Domestic company meaning Indian company. In any other case, minimum 65% of the total proceeds of such fund is invested in equity shares of domestic companies listed on recognized stock exchange. तो एक केस में बोल रहे हैं 90% हो सकता है, दूसरा केस में बोल रहे हैं 65% भी हो सकता है। पॉपुलरली 65% माना जाता है। टोटल फंड का 65% अगर इक्विटी में इन्वेस्ट हो तो उसे इक्विटी ओरिएंटेड फंड कहा जाता है। अब आप बोलोगे तो फिर बाकी कहाँ जाता है? 35% बॉन्ड में जाता है, लोन में माने डिवेंचर्स में जाता है। सर काम कैसे होता है, समझ में नहीं आया? नहीं आया ना समझ में? सर ऐसे तो ये पर्टिकुलर बात जो मैं कर रहा हूं ना, ये टैक्स का मैटर ही नहीं है, ये फाइनेंशियल मैटर है। फिर भी बता दे रहा हूं एक बार। एक फंड चाहिए, कौन सा फंड है मेरे पास? पराग पारिक, चलो देखते हैं। एक फैक्ट शीट तो था मेरे पास, चला गया। पता नहीं सर, क्या नाम में सेव हुआ था, भूल गया। नहीं तो एक फंड अभी दिखा देते ना, आपको अभी क्लियर हो जाता। हाँ, ओप्पो। एक फंड बस दिखाना था, नहीं तो ऑनलाइन में सर्च करना पड़ेगा। ऐसे तो आप कोई भी म्यूचुअल फंड से देख सकते हो, बट फिर भी ये इसी नाम से होगा, पीपी बोल के। हाँ मिल गया सर, मिल गया, मुझे भी मिल गया। पराग पारिक म्यूचुअल फंड का एक स्कीम बताता हूँ आपको मैं। इसमें इन्वेस्टमेंट था मेरा और स्टूडेंट्स का भी था, जो लोग स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स का पढ़ाई करता है ना, उन लोगों का भी था। तो इसीलिए ये डिस्कशन हुआ था, तो इसलिए फैक्ट शीट मेरे पास है। तो ये देखो सर, जस्ट एक फोकस करो। एक म्यूचुअल फंड्स का स्कीम है मेरे पास, जिसमें इसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स। लेकिन देखो नीचे क्या लिखा है, क्या लिखा है सर, देख पा रहे हैं आप लोग? फॉर्मरली नोन एज पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, यही लिखा है ना। आपको बस एक छोटा सा चीज दिखा रहा हूँ, ये पराग पारिक इक्विटी फंड का, इस फंड में कितना पैसा है देखो। ये कंपनी जो है, म्यूचुअल फंड कंपनी के पास ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ रुपया है, 30,000 करोड़। और इस 30,000 करोड़ को 66% इक्विटी में इन्वेस्ट किया गया है, अलग अलग कंपनीज में जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। देखो ये देखो 66.71%, 30,000 करोड़ को इन्वेस्ट किया गया है 66% इक्विटी में, यानी शेयर्स में,
और बाकी आपका जो भी है वो इक्विटी में नहीं है, कुछ फॉरेन इक्विटी में है और बाकी कुछ आपका 10-12% बॉन्ड वगैरह में है। ठीक है, ये देखो डेब्ट में है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, एक तरह का ये लोन इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। जो लोग कंपनी लॉ का क्लास करते हैं उनको बहुत क्लियरली समझ में आ गया कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, क्योंकि आजकल हम लोग वहां पर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर ही पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ में। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि क्या होता है म्यूचुअल फंड। जब आप पैसा लगाते हो ना, एसआईपी करते हो, तो आपका पैसा एक्चुअल में क्या होता है, अलग अलग फंड में लगाया जाता है। ठीक है, अगर आप म्यूचुअल फंड का क्लास प्रॉपरली करोगे ना, कहीं से भी करो, मेरे पास भी कर सकते हो, कहीं पे से भी करो, लेकिन अगर आप अच्छे से जानोगे ना फंड के बारे में, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा फंड कैसे काम करता है। तो फिलहाल मैं उतना डिटेल्स में नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन आप एक बात समझो सर, आप एक बात समझो कि कहाँ चला गया फंड। ये वाला, ये जो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट के लिए आपको इतना मेहनत करना पड़ा, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड अगर आपके पास है, ठीक है, मैंने एक म्यूचुअल फंड ही है, उसका भी अगर आप 12 महीने से ज्यादा रख के बेचते हो तो लॉन्ग टर्म, या 12 महीने से कम रख के बेचते हो तो शॉर्ट टर्म। तो इसे यूनिट ऑफ यूटीआई भी कहते हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये भी इंडिया का पहला म्यूचुअल फंड कंपनी है ये। ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड कंपनी। ठीक है, उसका भी यूनिट अगर आपके पास है, इसी का एक पार्ट बाद में तोड़ के एक्सिस बैंक बनाया गया यूटीआई का। ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड, ये क्या होता है, ये भी कंपनी इशू करता है, ये भी एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। कंपनी मार्केट से पैसा रेज करने के लिए बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं, और इसका नाम जीरो कूपन क्यों है, बिकॉज इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। जीरो कूपन बॉन्ड का नॉर्मल कैरेक्टर होता है कि कंपनी क्या करता है, जो बॉन्ड का दाम मार्केट में मानो 100 रुपीज है, कंपनी आपको वही बॉन्ड 90 रुपए में देगा। तो जब बाद में आपको रिडेम्पशन करेगा तो आपको 100 में करेगा। मैंने इसको कहते हैं कि इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। 100 का प्रोडक्ट 90 में देगा और पार में रिडीम करेगा, इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम जीरो कूपन है। कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट, कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट। थोड़ा फाइनेंशियल ज्ञान भी मिल गया आप लोगों को। ऐसे तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास में मिलना चाहिए या स्टॉक मार्केट वगैरह टाइप में, म्यूचुअल फंड वगैरह में, पर फिर भी पॉइंट है तो बताना तो पड़ेगा ना सर। जैसे आप लोग अगर एनएससी के साइड में जाते हो और लिखते हो बॉन्ड बोल के, तो आपको, या फिर आजकल जीरोधा आप स्टॉक्स के थ्रू से भी बॉन्ड परचेस होता है, मोतीलाल ओसवाल हो जाता है, ब्रोकिंग फर्म के थ्रू से भी बॉन्ड कलेक्शन हो जाता है। बट फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ एनएससी के साइड से, क्योंकि यहाँ पर सारा चीजें लिस्टेड रहते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कूपन रेट। ठीक है, ये सब परचेस करते हैं लोग इन्वेस्टमेंट के लिए। कूपन रेट माने इंटरेस्ट होता है, जीरो कूपन बॉन्ड में इंटरेस्ट नहीं होता है। रिडीम्ड एट डिस्काउंट, सॉरी इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। तो अगर कोई कंपनी जीरो कूपन बॉन्ड इशू करता है और अगर आपको एज एन इन्वेस्टर आप उसमें इन्वेस्ट किए हैं, 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म बेचने के टाइम पे, अगर 12 महीने से ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म। आशा करता हूं कि आपको ये 3 चीज समझ में आ गया। अगर आपके पास कोई अनलिस्टेड शेयर है, माने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है ऐसा कंपनी का शेयर, प्राइवेट कंपनी भी चलेगा, गवर्नमेंट कंपनी भी चलेगा, बट स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होता उसे अनलिस्टेड कहते हैं। ये भी लीगल मैटर है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होता कंपनी उसे अनलिस्टेड कहते हैं। तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड अनलिस्टेड शेयर्स। तो अगर आपके पास किसी कंपनी का, जैसे मानो एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ऐसे भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है लेकिन जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। एक बहुत कंपनीज है, एक पॉपुलर नाम दे रहा हूं, ठीक है, गणेश आटा, पश्चिम बंगाल का बड़ा ही फेमस कंपनी है सर। ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कोई चाहे तो ऐसे कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे कि ये देखो मोतीलाल ओसवाल,
ठीक है, इसने गणेश आटा में 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया था। सर बात को समझे, मोतीलाल ओसवाल एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ठीक है, बहुत पॉपुलर, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड्स, बहुत बड़ा काम करते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल का प्राइवेट इक्विटी पार्ट जो है, ठीक है, वो गणेश ग्रेन से, कोलकाता का एक बिजनेस है, और चारों तरफ गणेश का आटा मैदा बिकता है। जिधर देखो कोलकाता मार्केट में या वेस्ट बंगाल में, गणेश आटा मैदा 100 करोड़ डाल दिया। अच्छा, ये 100 करोड़ मोतीलाल को कहां से मिला? ये पब्लिक से ही लिया गया। तो ये इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सपोज आपके पास कम से कम 25 लाख है, तो आप मोतीलाल ओसवाल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पैसा दे सकते हो, ठीक है, और आपका पैसा मोतीलाल गणेश आटा में दे देगा। फिर गणेश आटा अपने प्रॉफिट का पार्ट या बिजनेस का ग्रोथ के बेसिस में उसका गेन आपको दे देगा। सर ऐसा भी होता है? अरे सर क्या बोले, लेकिन गणेश का आटा मैदा का जो कंपनी है वो स्टॉक मार्केट में नहीं है, आपको ये एक्सचेंज में नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे कंपनी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत ही प्रॉफिटेबल होते हैं ऐसे ऐसे कंपनीज। सर क्या बोलते हो, सारा पैसा लेके आ जाए क्या? सर जानो, खुद जानो, खुद जानो, फिर जो करना है करो, जान के करो, बिना जाने किसी के कहने पे कुछ ना करे, ठीक है। सुनो सबकी, करो अपनी, लेकिन करो तभी ना कर पाओगे जब जान पाओगे। सर माथा खराब कर रहे हो आप, ये सर थोड़ा करने का मेरा काम ही है, माथा खराब करना। जीरो कूपन बॉन्ड, अनलिस्टेड शेयर्स 24 महीना, माने गणेश का शेयर अगर आपके पास है 24 महीना होल्ड करो, फिर बेचो तो लॉन्ग टर्म, उससे पहले करोगे तो 24 महीने से पहले करोगे तो शॉर्ट टर्म। लैंड बिल्डिंग का मैं पहले ही बोल दिया था, जो नॉर्मल लैंड बिल्डिंग होता है। अच्छा, यूनिट ऑफ डेप्थ ओरिएंटेड फंड, सर ये क्या चीज है? चलो आज पराग पारिक का फैक्ट शीट बड़ा काम आएगा। देखो एक फैक्ट है, ये टैक्स सेवर्स हैं, एक सेकेंड, पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। अच्छा क्या लिखा है, प्लीज टेल मी, क्या लिखा है सर? प्रीडोमिनेंटली इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, माने ये डेब्ट फंड है। माने इस फंड में कितना पैसा है देख लेते हैं सर। इस फंड में भी अच्छा खासा पैसा है, करीब 1200 करोड़ का फंड है ये, और इस 1200 करोड़ का मैक्सिमम पैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट किया गया है, इक्विटी में नहीं। ये देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, बॉन्ड में, ठीक है, इक्विटी में कितना है 12%, लेकिन मैक्सिमम पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स में। इसको डेब्ट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, इसे डेब्ट फंड कहते हैं। क्या कहते हैं सर? डेब्ट फंड। सर फाइनेंशियल नॉलेज डेवलप करो, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, इंप्रूव योर फाइनेंशियल नॉलेज। सर कैसे होगा? सर आप लोग ऐसे तो आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे सीए सीएमए तीनों को ही पढ़ना पड़ता है, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनफ नहीं होता, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा कोर एरिया हो जाता है। प्रोडक्ट वगैरह के लिए स्टॉक मार्केट जानो, म्यूचुअल फंड जानो, ठीक है, जितना जानोगे तब आपको ये सब प्रोडक्ट के साथ ना बड़ा आइडिया हो जाएगा। जो भी हो, यूनिट ऑफ डेब्ट ओरिएंटेड फंड में क्या है, 36 महीने के कम का है तो शॉर्ट टर्म, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स। कभी कभी क्या होता है, कुछ शेयर्स ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी सिक्योरिटीज होते हैं जो शेयर नहीं है, जैसे कि डिवेंचर, वो भी सिक्योरिटी है, जैसे कि बॉन्ड, लेकिन मार्केट में नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या बोला था, सिक्योरिटीज लिस्टेड, यहाँ पर है सिक्योरिटीज अनलिस्टेड। जैसे अभी मैं आपको एनएसई में कुछ कंपनी का लिस्ट दिखा रहा था, जैसे एनएचआई बॉन्ड, आईआईएफएल बॉन्ड, नाबार्ड का बॉन्ड, आईआरएफसी का बॉन्ड, ये सब क्या है, ये सब लिस्टेड है। कुछ ऐसा बॉन्ड भी होता है जो लिस्टेड नहीं होता है, उसको पब्लिकली दिखाई नहीं देता, ठीक है, लिस्टेड नहीं है। तो जब कोई कोई पर्टिकुलर डेब्ट फंड या सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है लेकिन आपके पास है, ऑब्वियसली अप्रूव्ड फंड है, तो उसको आप 36 महीने से कम होल्ड करोगे तो शॉर्ट टर्म, उससे ज्यादा करोगे तो लॉन्ग टर्म। एनी अदर कैपिटल एसेट, कोई दुनिया का कोई भी और एसेट हो जिसको कैपिटल एसेट का डेफिनेशंस के अंदर रखा गया हो, ठीक है, जैसे कि ज्वेलरी, ठीक है, आपके पास अगर 36 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म है, कम है तो शॉर्ट टर्म है। माथा खराब हो गया आप लोग आज? हेलो, एक्चुअली इसलिए माथा खराब हो सकता है
क्योंकि आज मैंने आप लोगों के साथ ना कैपिटल गेन रिलेटेड वैराइटीज ऑफ बात किया, ठीक है, कॉन्सेप्ट देने का पूरा कोशिश किया मैंने आपको। नेक्स्ट दिन क्या करेंगे सर वेडनेसडे वाले क्लास में? सर नेक्स्ट दिन आपको फॉर्मेट बता दूंगा, कैलकुलेशन कैसे होता है कैपिटल गेन टैक्सेशन कैलकुलेशन, और उसके ऊपर बेस करके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो तब एग्जाम वाला फीलिंग आ जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। तो ये क्लास नेक्स्ट दिन होगा, आज इतना ही है। आज माथा खराब हो गया सबका। हेलो अयन, सैनोन, चुमकी, दीपायन, इंकी, बोलो सर। রাহুল স্যার একটু প্রিয়া টাফ ছিল, হ্যাঁ কি ছিল? একটু টাফ টাফ ছিল? টাফ ছিল না, না, ভ্যারাইটি টাফ না ছিল, মানে একটুখানি লোড। ভ্যারাইটিস, হ্যাঁ লোড বেশি ছিল, অনেকগুলো জিনিস একসাথে ডিসকাস করতে হয়েছে। আর না করে উপায় নেই, আমি যদি এখন ছোট ছোট একটা আধটা করি তাহলে তো মুশকিল হয়ে যাবে। ঠিক আছে, নেক্সট দিন কোশ্চেন আনসার করবো, আরো ইজি লাগবে। বাট স্যার এটা 2 ডিসেম্বরে পরীক্ষা আছে। নেক্সট দিন কোশ্চেন আনসার করবো, আরো ইজি লাগবে। বাট এইটুকু না বললে কোশ্চেन आंसर करो लाभ হয় না কিছু। ठीक है सर, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट दिन आएंगे सर फॉर्मेट एंड क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके सर, बट नोट्स मेरे से ले लेना, समरी नोट्स भी ले लेना और स्टडी नोट्स भी ले लेना जिनके पास नहीं है, और प्लीज इसको गो थ्रू करना, ठीक है। अगर बाई चांस मैं भूल भी जाऊं तो मेरे को व्हाट्सएप कर लेना। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू सर।